हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए इफ एम आई परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रही है क्या? एक बार जल्दी से अपडेट करेंगे। आई कैन सी माई सेल्फ, आई कैन हेयर माई सेल्फ। यस। खुश हैं सभी? एवरीवन इज हैप्पी? पक्की वाली बात? कोई दुख तकलीफ परेशानी? एडवर्टाइजमेंट तगड़ा। अरे भाई, पेड ऑडियंस को कौन एडवर्टाइजमेंट करता है यार? ये एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है जिशान, ये आपके मोटिवेशन के लिए है ना। चलो भाई। भैया साउंड इज वेरी लो। ओके, तो एक काम करो, ऐसे करो और ऐसे ऐसे करो जोर से। अभी ठीक सुनाई दे रहा है? मुझे तो पहले से बेटर सुनाई दे रहा है ना। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं आज का सेशन भाई। कोडिंग अपन पढ़ने वाले हैं। और ठीक है। मेरी कोई भी बातों का मैं थोड़ा सा मजाकिया नेचर का हूँ। बनना मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन था, तो वहाँ सक्सेस मिली नहीं, तो सोचा ऐसा क्या काम है जो स्टैंड अप कॉमेडियन, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा पढ़ा देता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते कॉमेडी कर लेंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो मेरी कोई बात का हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा मांगना तो चाहता हूँ, पर मांगूंगा नहीं। है ना, मैं आपका टीचर हूँ। एक बार क्या 10 बार बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अच्छा, बिफोर दैट जस्ट 1 मिनट का भैया, एक स्टैंड अप शो हमारे प्लेसमेंट्स के बाद ले लेना। आयुष, प्लेसमेंट नहीं लगा तो मैं क्या, आप ही ले लेना, वही करना पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं है फिर उसके अलावा। आप बस स्टैंड अप हो जाना और बोलना मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, सामने वाले लोग अपने आप हंस लेंगे। तो हो गई ना स्टैंड अप कॉमेडी, बिना कुछ बोले हंस दिए लोग। है ना। चलो भाई, जा, ये भी ठीक है ना। तो जस्ट एक छोटा सा, जिन्होंने नया ज्वाइन किया हुआ है बैच हमारा, बता देता हूँ। कुछ लोगों का कल ना बहुत ज़्यादा वो था, क्या था कि भैया मेरे ना स्टार्टिंग के 7 मिनट आप बर्बाद कर देते हो, 5 मिनट मोटिवेशनल सॉन्ग चला के और 2 मिनट आपकी वो जिंगल्स चला के। है ना, मैं मतलब अगर मोदी जी नहीं होते इस जन्म में तो शायद मैं ही प्राइम मिनिस्टर होता। मेरे टाइम की इतनी वैल्यू है। 7 मिनट आपने मेरा वेस्ट कर दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ, लाइव क्लास का टाइमिंग चेंज हो गया है। 8 बजे नहीं, 8:07 पे लगती है क्लास, है ना। तो 8:07 पे वो लोग ज्वाइन किया करे जिनको समय की बहुत वो है। बाकी कल की क्लास जितने लोगों ने भी अटेंड की, एक बार मुझे बताओ, पढ़ाना नहीं पढ़ाना, अच्छा नहीं अच्छा, वो सेकेंडरी चीज है। कितने लोगों ने घड़ी को देखा? कितने लोगों को लगा कि भाई अब बस खत्म हो जाए क्लास? है कोई? नहीं है। अच्छा, वही अगर 1.5 घंटे की क्लास हम कॉलेज में लगा देते, 90 मिनट्स की क्लास, तो कितनी बार घड़ी देख लेते आप कॉलेज प्रोफेसर की क्लास से? बताओ, बोलो। 90 मिनट में कुछ नालायक बोल रहे हैं, 90 बार? अरे कुछ तो शर्म करो यार। है ना। बट मेरी क्लास में देखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अब मैं चाहूँ तो क्रेडिट खुद ले सकता हूँ। है ना, मैं हुस्न परी में जाने जहां, मैं सबसे हंसी में सबसे जवां। बट नहीं लूंगा क्रेडिट, क्योंकि उसमें मेरा कोई रोल था नहीं। एक्चुअली हमारा जो दिमाग होता है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट कंपोनेंट। है ना, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, आपने कभी नाम सुना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, जो बहुत ज्यादा अध्यात्म में होते हैं, है ना, उनके दोनों दिमाग चल रहे होते हैं। है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका केवल लेफ्ट ब्रेन एक समय पे चल रहा होता है, लेफ्ट चल रहा होता है तो राइट बंद होता है, राइट चल रहा होता है तो लेफ्ट बंद होता है, एट अ टाइम एक दिमाग चल रहा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोनों ही नहीं चल रहे होते। आदित्य सर, क्लास स्टार्ट करिए प्लीज। आदित्य पांडे, आपका नाम आदित्य पांडे, अलग पांडे नहीं है। तो समझो बात को, स्टॉप बिहेविंग लाइक अलग पांडे, बी आदित्य पांडे। है ना। कल 9:30 बजे के बाद मुझे पता है आधा घंटा 1 घंटा तुमने बर्बाद किया था, 9:30 के बाद ही दोबारा पढ़ने नहीं बैठ गए थे। है ना। तो अपनी दिनचर्या अगर नहीं बिलीव हो तो एक बार अपने मोबाइल का डैशबोर्ड खोल के देखना, पता चलेगा आपने कितना समय बर्बाद किया। तो थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। चलो भाई, नया बैच कुछ गलत तरह से बिहेव कर रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। जब आप कॉलेज में नए नए ज्वाइन होते हो तो आपको लगता है आप ही सीनियर हो, जब 2-3 बार रैगिंग हो जाती है तब पता चलता है भाई अपन जूनियर है। तो होता है धीरे धीरे, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने ये चीज वैसे ऑब्जर्व की है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन,
जो बच्चा जितना लेट ज्वाइन करता है ना कोर्स, बिल्कुल प्लेसमेंट सिर पे होता है ना, वो बच्चा पता नहीं उतना ही अधिक एकदम चौड़ में घूमता है कि अरे पता नहीं क्या कर लिया हमने तो जीवन में। भाई तुम लेट हो, तुम्हें थोड़ी जनरसिटी रखनी पड़ेगी, मेहनत आगे बढ़ानी पड़ेगी, मतलब दिस इज रियलिटी, है ना। तो हाँ, मैं लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के बारे में बात कर रहा था। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोनों ब्रेन चलते हैं, है ना। जैसे कि जो मेडिटेटर्स वगैरह होते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन का आइदर लेफ्ट चलता है या राइट चलता है। और कुछ लोग हमारे तरह विरले प्राणी होते हैं जिसके दोनों ही नहीं चल रहे होते हैं, है ना। तो मजाक कर रहा था, लेफ्ट या राइट में कोई एक तो चल ही रहा होता है। तो अभी अपन को क्या बात कर रहे हैं, देखो जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना बेटा, वो हमेशा लॉजिक के लिए होता है, और जो राइट ब्रेन होता है वो हमेशा क्रिएटिविटी के लिए होता है। तो आप कोई भी लॉजिकल काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी लॉजिकल डिस्कशन कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, कोई लॉजिकल बात कर रहे हो, तो आपका लेफ्ट ब्रेन चलता है। और कोई भी क्रिएटिविटी वाले काम आप कर रहे होते हो, मान लो आप म्यूजिक सुन रहे हो, डांस कर रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, रंगोली बना रहे हो, मेहंदी लगा रहे हो, वॉट एवर इट इज, जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, दोज ऑल आर राइट ब्रेन एक्टिविटीज। ठीक है। अब जैसे एक माँ के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को मम्मी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मम्मी ने अगर एक बच्चे को प्यार कर दिया तो दूसरे बच्चे को भी तुरंत प्यार चाहिए, है ना। टीवी का रिमोट है, टीवी बंद है, अभी कोई टीवी नहीं देख रहा है, जहां बड़े भाई ने रिमोट उठाया तुरंत छोटे भाई को भी चाहिए। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया ऐसा होता है ना। तो ये दिमाग का भी यही खेल है। ये एक माँ के दो बेटे हैं, लेफ्ट और राइट। वैसे राइट ब्रेन बंद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां तुमने लेफ्ट ब्रेन चलाया, राइट ब्रेन को चुल्ला होने लगता है कि भाई मुझे अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, मुझे भी अटेंशन चाहिए। आप बात समझ रहे हो। तो कभी भी अगर आपने नोटिस किया हो, बताना, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। अच्छा, जो भी बात कर रहा हूँ ये आपको किताबों में मिल जाएगी, वेल रिसर्च्ड है। एक्चुअली मेरे और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या है, आप लोगों के कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, अपना बेस्ट फ्रेंड का नाम टाइप करो। एनीवन, जो भी, आप सभी लोग अपने अपने बेस्ट, कोई तो बेस्ट फ्रेंड होगा ना यार, गर्लफ्रेंड होगी, कोई होगी, है ना। सबके कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड है। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी दोस्त बनाए सबको बोला भाई एग्जाम में चलना मेरे साथ, मेरी मदद कर देना। कोई भी दोस्त मेरे साथ एग्जाम रूम में गया ही नहीं। तो वहां मैंने नोटिस किया कि मेरा दिमाग है जो हर जगह मेरे साथ जा रहा है, तो मैंने इसको बेस्ट फ्रेंड बनाया। इसको समय देता हूँ मैं पूरा। आपका जो शरीर है वो 24 में से 18 घंटे काम करता है, आप उसके लिए 2 समय का खाना देते हो, 6 घंटे का रेस्ट देते हो। ये भाई तो आपका 24 घंटे काम कर रहा है, इसके लिए आप क्या करते हो बताओ। कुछ करते हो क्या? है, उल्टा रेस्ट भी नहीं देते हो उसको जरा भी। तो अगर इसने 1 सेकंड भी काम करना बंद कर दिया, ब्रीद इन ब्रीद आउट सिग्नल बंद कर दिया, तो राम नाम सत्य है हो जाएगा। बात समझ रहे हो, है ना। अच्छा, ब्रेन को रिलैक्स देने के लिए रील देखते हो, उसमें और ज्यादा ब्रेन ऑक्यूपाई हो जाता है भाई, रिलैक्स नहीं मिलता उसमें। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है। तो मैंने ब्रेन पे काफी स्टडी कर रखी है भाई, क्योंकि मेरे को जीवन में सक्सेसफुल बनना है और उसका होना बहुत जरूरी है। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपने नोटिस किया हो, आप पढ़ने बैठते हो, आपका दिमाग अपने आप कोई नोटिफिकेशन बजा तो मोबाइल की तरफ जाता है, या बार बार मोबाइल चलाने का मन करता है, या कोई भी राइट ब्रेन एक्टिविटी का मन करता है, ऐसा लगता है कि उठ जाओ, कहीं चला जाऊं, कहीं घूमने चला जाऊं, है ना, कुछ कर लूं। या आपने कभी भी नोटिस किया होगा, कोई व्यक्ति फोन पे बात कर रहा है, आप किसी से बात कर रहे हो, और आपके सामने एक नोटबुक और पेन रख दूं, तो आप उस पर कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाते रहोगे, कुछ ना कुछ, ये सिग्नेचर ही अपने करते रहोगे। कितने लोगों ने नोटिस किया? हैव यू एवर नोटिस्ड कि ऐसा क्यों होता है, आप बताओ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप किसी से बात कर रहे हो, तो दैट इज अ लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी, आप दिमाग लगा रहे हो। अब राइट ब्रेन एक्ट तो मैं रुकने ही नहीं देगा, वो इतना नाक में दम कर देगा कि भाई मुझे भी अटेंशन चाहिए, मुझे भी अटेंशन चाहिए। तो तुमने कभी नोटिस किया हो, या तो तुम कुछ पेन कॉपी हो तुम्हारे पास तो कुछ ड्रॉ करने लगते हो, या कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है, फोन पे बात करते करते अपने आप में पलंग पे से उठ के वॉक करने लगता हूँ जमीन में। हैव यू एवर नोटिस्ड? ये क्यों होता है? बिकॉज वॉकिंग इज अ राइट ब्रेन एक्टिविटी, टॉकिंग ऑन अ फोन इज अ लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी। आप बात समझ रहे हो। तो पढ़ाई करते समय भी बार बार आपका मन ये करता होगा, बार कॉलेज के लेक्चर में क्या हो रहा है, प्योरली लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी है। राइट ब्रेन कह रहा है भाई साहब मुझे अटेंशन दो, अटेंशन दो, अटेंशन दो। तो आपका बार बार मोबाइल देखने का मन कर रहा है, किसी चीज का मन कर रहा है। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि भाई कॉलेज में आप इतना थक जाते हो, लौटते समय जब आप बस में आते हो तो म्यूजिक सुन के आने का मन करता है। हैव यू एवर नोटिस्ड? या कभी एकदम बहुत ज्यादा सिर दुखने लगता है तो आपका मन करता है कहीं बाहर सैर करने निकल जाऊं, या कोई म्यूजिक सुन लूं, या कुछ क्रिएटिव काम कर लूं, या जो आपकी हॉबी हो उसको परस्यू कर लूं।
करता है ना मन, बिकॉज दीज ऑल आर राइट ब्रेन एक्टिविटीज। तो हम क्या करते हैं, हम क्लास स्टार्ट ही म्यूजिक के साथ करते हैं, गाने के साथ करते हैं। इससे क्या फायदा मिलता है, हमने राइट ब्रेन को पहले ही शांत कर दिया, ले भाई तेरे को बहुत अटेंशन चाहिए था ना, दे दिया अटेंशन, अब तू अगले 1 घंटे शांत रही हो। और वास्तविकता में आपने कल की मेरी क्लास में नोटिस किया होगा, कितने लोगों ने नोटिस किया कि सर मैं एकदम फुल फोकस्ड था। हैव यू नोटिस दैट? तो वो सिर्फ इसलिए था कि हमने राइट ब्रेन को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर दिया था। इसलिए करते हैं बेटा ये। 7 मिनट जितने वैल्यूएबल तुम्हारे लिए है ना, उससे ज्यादा वैल्यूएबल मेरे लिए हैं। तुम्हारे खराब होते हैं, मेरे भी होते हैं, बट वो खराब नहीं होते। दैट इज फॉर योर फोकस। इनफैक्ट जब क्लास एंड होती है ना, तो उसके बाद भी कुछ म्यूजिक सुना करो, सो दैट राइट ब्रेन कीप सेट। इनफैक्ट बीच बीच में अभी आप देखना, कुछ क्लासेस में हम मीम्स का यूज करेंगे, कुछ वीडियोस चलाएंगे क्लास के बीच में, है ना, या मैं कुछ बीच बीच में आपसे नॉर्मल बातचीत करने लगूंगा, आपका एंटरटेन करने लगूंगा। कुछ टीचर्स ऐसे होते होंगे जो बीच बीच में कहानियां सुनाने लगते हैं या एंटरटेन करने लगते हैं। आपको वो टीचर्स अच्छे लगते होंगे आपके कॉलेज में, है ना? क्यों? क्योंकि वो बीच बीच में राइट ब्रेन एक्टिविटी करते रहते हैं, सो दैट राइट ब्रेन को भी इक्वल अटेंशन मिलता रहे और वो लेफ्ट ब्रेन को उसका काम करने दे। कभी भी आपने नोटिस किया होगा, अगर आप पढ़ते हो और पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो, तो आपका फोकस बेटर होता है। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया? डू यू नो क्यों? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी तो चल ही रही है, आप पढ़ रहे हो, बट साथ में म्यूजिक भी चल रहा है, तो राइट ब्रेन भी बैलेंस्ड है। यस, है ना? चलो भाई, तो बस दिस इज ऑल बताना चाह रहा था कल के दिन। और इनफैक्ट जब म्यूजिक चलता है, आप उसको सिंग करें, आप उसको एंजॉय करें, दैट विल बी गुड फॉर यू, है ना? क्यूएनए जैसा मैंने बताया, मैं लास्ट में करूंगा, अभी मैं आपकी कोई भी क्वेरी नहीं ले सकता हूँ, अभी सिर्फ पढ़ाई करेंगे। लास्ट में विल बी हैविंग अ क्यूएनए, है ना? हाँ, कोड वीटा बिल्कुल हो जाएगा, बट साथ में आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी प्रैक्टिस करनी रहेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताना जैसे ही विजिबल हो स्क्रीन, ठीक है? हम्म, चलिए जी, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके। बीच बीच में मैं ऐसे बातचीत आपसे करता रहूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा गाइडेंस मोटिवेशन देता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना? और कंटेंट की टाइम में कटौती नहीं होगी, आप चिंता मत करो। कंटेंट भी अपन साथ साथ में उस दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया करेंगे जिस दिन बातचीत कर ली। अपनी अपनी क्लासेस हैं। हाँ, बीच में अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछो। इन जनरल कोई डाउट है तो वो सेशन के एंड में आप पूछो, ठीक है? ये टीसीएस का लाइव बैच ही चल रहा है आदर्श। ये जो क्लासेस हम ले रहे हैं, ये आपके प्लेसमेंट इन टीसीएस दोनों के लिए यूजफुल है, ठीक है? ये तो वही बात है, कोई पूरी रामायण खत्म हो गई, तुम पूछ रहे हो भगवान श्री कृष्ण कौन थे। अच्छा, लड़ने मत लगना कि सर रामायण में श्री कृष्ण। जस्ट एक एनालॉजी दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, है ना? ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे रेंज ऑफ डेटा टाइप। उसको समझने से पहले हम समझेंगे डेटा टाइप क्या होता है और डेटा टाइप की क्यों जरूरत पड़ी। बहुत सारे लोग ना इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि होता क्या है। ये तो सबको पता होता है, बट होता क्यों है ये किसी को भी नहीं पता होता। अब आप देखिएगा, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है कैर, जो कि बेसिकली कैरेक्टर्स स्टोर करने के लिए होता है। एक होता है शॉर्ट, जो कि छोटे इंटीजर्स स्टोर करने के लिए होता है। एक होता है इंट, जो मीडियम लेंथ के इंटीजर्स स्टोर करने के लिए होता है। एक होता है लॉन्ग, जो बड़े इंटीजर्स स्टोर करने के लिए होता है। एक होता है लॉन्ग लॉन्ग, जो बहुत बड़े इंटीजर्स स्टोर करने के लिए होता है। एक होता है फ्लोट, एक होता है डबल। और ये डेटा टाइप जो है वो सी प्लस प्लस में भी सेम है, जावा में भी सेम है, पाइथन में भी सेम है, तीनों में सेम है, ठीक है? अब यहां पर आप ध्यान से देखो, दो तीन चीजें अपन बहुत क्लियरली समझते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इनफैक्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, डेटा टाइप होता क्या है। आप मेरे को एक चीज बताओ, ये मेरे पास पानी की बोतल है, ठीक है ना? ये पानी की बोतल है, 1 लीटर की बोतल है, बताओ इसमें कितना पानी आ सकता है? हम बोलोगे सर इसमें पानी भरा है ना, आप कुछ और तो नहीं टिका के आए हो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ऑब्वियसली 1 लीटर ही पानी आएगा। अच्छा, जिनके कैमरे ऑफ है प्लीज ऑन कर लो यार, अदरवाइज मैं निकाल दूंगा बाहर। कंपलसरी है वो, और मुझे भी नहीं निकालना, मेंटर्स को इंस्ट्रक्शन है। कैमरा ऑन नहीं किया तो सीधे बाहर, ठीक है?
तो इसमें आप 1 लीटर पानी ले सकते हो। अच्छा, क्या मैं इसके अंदर 1 लीटर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ क्या? कोई कड़क सॉलिड ऑब्जेक्ट, मान लो कोई, मतलब मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 किलो पनीर है, तो क्या 1 किलो पनीर इसमें डाल सकता हूँ क्या? चूर के नहीं, ऐसे डायरेक्ट डाल सकता हूँ क्या? नहीं डाल सकता हूँ। तो कंटेनर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक प्रॉपर्टी तो होती है क्या, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कितना। बस ये दो बात पे ध्यान रखना है, क्या किस बात पे, क्या और कितना। इसी से आपका पूरा रेंज ऑफ डेटा टाइप हो जाएगा। कैर के अंदर मैं क्या स्टोर कर सकता हूं और कितना स्टोर कर सकता हूं, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैरेक्टर के अंदर मैं ABCD कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूं, जो हमने पिछली क्लास में कैरेक्टर सेट देखे, कुछ भी स्टोर कर सकता हूं। और इसकी जो रेंज होती है, इसके अंदर मैं डिजिट्स भी स्टोर कर सकता हूं। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था डिजिट्स भी आपके क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं। और इसकी रेंज होती है -128 से लेकर के 127 तक। तो अगर आप अभी, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती उनको शायद थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर मैं कैर ए इक्वल टू 129 लिखूंगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बोलेगा भैया केवल 127 तक की रेंज है, आप 129 नहीं लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? यस। चलो, ब्यूटीफुल। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई एक बहुत बेसिक सी बात। ऐसे ही शॉर्ट जो है ये इंटीजर्स स्टोर कर सकता है माइनस इतने से इतने तक। इंटीजर जो है वो भी इंटीजर्स स्टोर, इंटीजर मतलब समझते हो, कोई भी नॉन डेसिमल वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल ना हो, पॉइंट ना हो, उसको इंटीजर बोलते हैं। लॉन्ग जो है वो और बड़ी रेंज स्टोर कर सकता है ना। लॉन्ग लॉन्ग जो है वो और बड़ी रेंज स्टोर कर सकता है। फ्लोट जो है वो इंटीजर स्टोर कर सकता है। और डबल जो है वो भी इंटीजर। अच्छा, ये तो आप समझ गए होगे ना ये क्या लिखा है, कल साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया था। तो ये 3.4 इंटू 10 की पावर -38 से लेकर के 3.4 इंटू 10 की पावर 38 तक नंबर स्टोर कर सकता है। इतने बड़े नंबर स्टोर कर सकता है ना। अच्छा, वेरी गुड। अगर आप अपने पीसी में जाओगे, कंप्यूटर में जाओगे, सुनो मेरी बात, आपके कंप्यूटर में जाओगे दिस पीसी में, तो आपको यहां पर प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन मिलता है। एक बार मैं दिखा देता हूं। अरे भाई, मेरे में कहाँ है? प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन दिखता है, चलो वो आप देखना। उसमें आपके कंप्यूटर के बारे में सारी डिटेल दिखती है कि आपका जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो कितने बिट का है। तो कुछ कंप्यूटर्स का आर्किटेक्चर 32 बिट का होगा, कुछ का 64 बिट का होगा, और कुछ कंप्यूटर्स का आर्किटेक्चर 16 बिट का होगा। आजकल के जो कंप्यूटर्स आते हैं, अगर आपने 2010 के बाद आपका लैपटॉप लिया है तो प्रोबेबली आपको 32 और 64 बिट में से कुछ देखने को मिलेगा, 16 बिट का नहीं देखने को मिलेगा, है ना। अब आपका कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप है ये कितने बाइट साइज लेता है, 1 बाइट मेमोरी लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइप किया कैरेक्टर ए, तो आपकी मेमोरी में 1 बाइट की स्पेस जो है वो कंज्यूम हो जाएगी, और उसके अंदर आप जो भी कैरेक्टर एंटर करना चाहो वो कर सकते हो। अगर आपने टाइप किया इंट बी, तो 2 बाइट की मेमोरी यहाँ पर इकट्ठी एलोकेट हो जाएगी, और जहां पर आप कोई भी इंटीजर स्टोर कर सकते हो। अगर आपका 32 बिट का सीपीयू है तो इंटीजर 4 बाइट लेगा, माफ कीजिएगा, तो दिस इज 4 बाइट, दिस इज 1 बाइट। बात समझ में आई यहां तक? तो ये बस आपको साइज याद रख लेनी है कि 32 बिट में कैर 1 बाइट का होता है, शॉर्ट 2 बाइट का होता है, दोनों में 2 2 बाइट का होता है, इंट दोनों में 4 4 बाइट का होता है। डिफरेंस आ जाता है लॉन्ग में, तो लॉन्ग भी 4 बाइट का है, यहाँ पर 8 बाइट का है। लॉन्ग लॉन्ग दोनों में 8 बाइट का है, फ्लोट दोनों में 4 बाइट का है, और डबल दोनों में 8 बाइट का है। तो उसको कैसे याद रखेंगे आप बताओ, कैसे याद रखेंगे बताओ? ये आपका बेटा मेन मेमोरी में नहीं स्टोर होगा, ये आपका स्टोर होगा सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, ये कैसे याद रखेंगे आप बताओ? जब आप लेकिन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे प्रोसेसर में तो ये उठ करके मेन मेमोरी में आ जाएंगी। तो केवल और केवल लॉन्ग का प्रॉपर्टी अलग होती है, 4 बाइट और 8 बाइट, बाकी सब सेम होते हैं। ठीक है, अब अपन को साथ में एक चीज और याद रखनी है, वो याद रखनी है आपके रेंज। अब ये रेंज कैसे याद रखेंगे, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक मैं बहुत प्यारा सा तरीका आपको बताता हूँ।
देखो ध्यान से देखना, 1 बिट की रेंज, 1 बाइट की रेंज आपने क्या देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, बताओ। 1 बाइट की रेंज क्या देखी थी हमने? 1 बाइट की रेंज क्या देखी थी? -128 से लेकर के 127 तक, अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, देखो ये। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो 1 बाइट मतलब कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। अच्छा, जो लोग एप्टीट्यूड में अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आए होंगे तो वो ज्यादा बेटर से इसको सॉल्व कर पाएंगे। 8 बिट मैंने बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट बना ली मैंने। अच्छा, इस प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ बताओ? आइदर 0 या 1, 0 और 1 दो ही रख सकता हूँ। तो इस प्लेस पे दो पॉसिबिलिटीज, इस प्लेस को भरने के दो तरीके, इसको भरने के दो तरीके, इसको भरने के दो तरीके, इसको भी भरने के दो तरीके, इसको भी भरने के दो तरीके, दो तरीके, दो तरीके, दो तरीके। और सब प्लेसेस भरना है कंपलसरी है, तो बीच में मैं लगा दूंगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, विच इज 2 की पावर 8, यानी कि 256। तो 8 बिट के साथ में कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं बताओ? 256 नंबर्स क्रिएट कर सकता हूं, या 256 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। अच्छा, 256 को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो 128 यहां हो गए, 128 यहां हो गए। तो 256 नंबर्स में से 128 नेगेटिव नंबर्स हो गए, 128 पॉजिटिव नंबर्स हो गए। तो इसकी रेंज तो निकल के आ गई क्या? -128 से लेके -1 तक, है ना? अच्छा, जीरो को तो कहीं रखना पड़ेगा ना, या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो कंप्यूटर की भाषा में जीरो को पॉजिटिव नंबर मान लिया गया। अब यहां पर 128 नंबर रखने हैं तो मैं 1 से 128 तक रख सकता था, पर फिर जीरो को कहाँ रखूं? जीरो भी तो रखना है इस रेंज में। तो फिर मैं जीरो से लेकर के एक नंबर यहां कम कर दूं, 127 तक कर दूं। तो पूरे 128 नंबर हो गए ना, 127 तो ये हो गए, जीरो भी हो गया। तो रेंज क्या बन गई? -128 से लेकर के 127 तक की रेंज बन गई। बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है पंकज, अभी आपकी क्वेरी पर आ रहा हूं, एकदम से आपकी क्वेरी लूंगा तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ बस। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं बोलूं भाई ये ना शॉर्ट की रेंज निकाल देना, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, 2 बाइट है ना, 1 बाइट में 8 बिट, 2 बाइट में 16 बिट, 16 बिट है तो कितने नंबर्स बन सकते हैं? 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 यानी 65536 नंबर्स बन सकते हैं। इनको दो पार्ट में डिवाइड करो तो 32768 और 32768। तो यहाँ की रेंज क्या बन गई? -32768 टू -1, और यहाँ 0 से लेके 32767। तो -32768 से लेकर के 32767 तक की रेंज बन गई। देखो यही आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर? अच्छा, अब मैं आपसे इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपन सोच के चलेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, हाइपोथेटिकली अगर मैं एक चीज आपको मानूं कि यार मैं एक ना बच्चे के मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ, क्या स्टोर कर रहा हूँ ध्यान से समझना, यहाँ पर एक बच्चे के मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ, और हमारे यहाँ जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। अब इसको मुझे स्टोर करना है, तो आप बताओ कितने बाइट्स का मेरे को डेटा टाइप बनाना चाहिए आपके हिसाब से? अपन को मेमोरी सेव करना है यार, वो तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेमोरी कॉस्टली अफेयर होता है, तो मेमोरी सेव करना है अपन को। तो कैसे कर सकते हैं आप बताओ? अब आप बोलोगे भैया 2 बाइट लगेंगी, क्योंकि 1 बाइट का जो रेंज है वो क्या है? -128 से लेकर के +127 तक। तो ये तो भैया नहीं स्टोर हो पाएगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे तो शॉर्ट डेटा टाइप यूज करना चाहिए, 2 बाइट लगेंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे भैया आप कहाँ चिंदी चोरी कर रहे हो, आपका नाम जैन है, क्यों बनिया बन रहे हो आप क्यों 1 बाइट 2 बाइट के चक्कर में पड़े हो? एक घर एक्स्ट्रा बाइट भी ले ली तो कोई दिक्कत है क्या? अब मैं कहूं कि मेरे को ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उन सबके मार्क्स रखने हैं, तो वो संख्या बैठती है 15-16 लाख बच्चे। 15-16 लाख बाइट का अंतर आ जाएगा। अगर एक बाइट भी अगर मैं बचा पा रहा हूँ एक बच्चे के लिए, तो 15-16 लाख बाइट बचा पा रहा हूँ, कितना कितना सारा मेमोरी बचा पा रहा हूँ। आप बात समझ रहे हो? और अगर यही डेटा मेरे को हर व्यक्ति की एज का रखना हो, तो किसी की एज
150-200 साल से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो ऐसे में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं अनसाइंड कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? अनसाइंड। मान लो आपने कैरेक्टर लिखा एक वेरिएबल, अब ये -128 से लेके 127 तक स्टोर कर सकता है, और ये कितना, 1 बाइट लेगा। अगर मैं अपनी प्रोग्रामिंग में अनसाइंड कैरेक्टर रख देता, क्या रख देता? अनसाइंड कैरेक्टर। अगर मैं बस कैरेक्टर के आगे अनसाइंड टर्म लिख देता, तो इसका मतलब होता है कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेगा ये। एज क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। मार्क्स क्या कभी किसी के नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं। तो जो चीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती वो अनसाइंड। अब इसमें क्या होगा, आप बताओ, 1 बाइट में मैं कितने नंबर स्टोर कर पा रहा था? 256 नंबर्स। यस और नो? इतने स्टोर कर पा रहा था। अब 256 नंबर्स में स्टोर कर पा रहा था बड़े भाई, तो अब रेंज पता क्या हो जाएगी? मैं बोल रहा था यार 128 नेगेटिव नंबर्स, 128 पॉजिटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स तो स्टोर करना ही नहीं है ना, पॉजिटिव करना है, तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी आप बताओ? 0 to 255। तो अगर मैं मार्क्स स्टोर करने के लिए अनसाइंड कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करूंगा, तो क्या मैं एक ही बाइट में काम कर सकता हूं? आप बताओ। बिल्कुल कर सकता हूं। बच गई कि नहीं बच गई 1 बाइट? है ना? तो दिस इज द पावर ऑफ गिविंग रेंज टू डेटा टाइप। अब समझ में आ गया रेंज क्यों दिया? अच्छा, आप मेरे को बताओ, किसी भी नंबर का मुझे फैक्टोरियल निकालना है, क्या फैक्टोरियल कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप लॉन्ग ले लो, तो अब लॉन्ग में देखो इतने सारे नंबर नेगेटिव हैं, तो ये पॉजिटिव साइड चले जाएंगे ना। मान लो अनसाइंड शॉर्ट की बात कर लो, अनसाइंड शॉर्ट की रेंज क्या हो जाएगी? 0 से लेके 65535 तक हो जाएगी। 65,000 तक आप नंबर सेव कर सकते हो। आप बात को समझ रहे हो? इतने सारे नंबर्स को आप सेव कर सकते हो। यस? क्लियर है? तो ये पावर है। तो अगर मेरे को फैक्टोरियल लिखना है, तो मैं या तो इंट का या लॉन्ग का यूज करूं, या लॉन्ग लॉन्ग का, लेकिन जो भी करूं अनसाइंड करना। क्लियर है? अच्छा, अब आप बोलोगे भैया 0 से 255 कैसे आया? क्यों भाई? जीरो को तो पॉजिटिव लेना है ना। 256 नंबर है, या तो 1 से लेके 256 तक कर लो, लेकिन अपन जीरो को पॉजिटिव मान रहे हैं, पहले ही अपन ने डिस्कस कर लिया। तो 0 से 255 तक। अब एक सवाल है जो कन्हैया पूछ रहे, भैया अगर एक एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया कि लॉन्ग कितना साइज लेता है, तो आप बोलोगे सर डिपेंड्स ऑन कितना बिट का आपके पास सीपीयू है, या तो वो लिखा रहेगा कि कितना बिट का सीपीयू है। नहीं समझ आ रहा है जी? याद कर लूं? बिल्कुल आप याद कर सकते हो, बट मैं कह रहा हूं अगर किसी, देखो, ये वर्चुअल क्लास का एक फायदा बताऊं, फिजिकल क्लासरूम में तो आप बाहर, टीचर बाहर, दोबारा समझने का कोई तरीका नहीं होता। वर्चुअल क्लास में किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, लाइव क्लास थोड़ी देर में अपने आप रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझने की कोशिश करोगे तब तो समझ में आएगा ना। जिंदगी में कब तक रटोगे? आईटी कंपनी में काम करना है ना अपन को, तो रट के तो नहीं होगा ना। ठीक है? ओके। वैसे तो 16 बिट के कंपाइलर आजकल होते नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। 16 बिट के कंपाइलर में जो इंटीजर है, अभी अपन 4 बाइट बोल रहे हैं ना इंटीजर, 16 बिट के कंपाइलर में इंटीजर 2 बाइट। देखो 16 बिट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मैक्सिमम 2 बाइट्स हैं। तो 16 बिट के कंपाइलर में इंटीजर 2 बाइट लेता है, और जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट लेता है। अगर पूछ लिया जाए तो बस इतना अपन को ध्यान रखें। सर अगर एमसीक्यू में मेंशन ना हो, बेटा यार तुम लोग 21-22 साल के बच्चे हो, उस हिसाब से बिहेव करो। क्यों नहीं होगा मेंशन? एग्जामिनर बनाने वाला क्या सी है, चमन है क्या? ऑब्वियसली मेंशन करेगा वो। नहीं मेंशन है तो आपको बोनस मिलेगा उस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा बड़े बच्चों की तरह बिहेव करो यार। है ना? चलो, जस्ट रिमेम्बर, आपने एक रैपिड फायर कोर्स में एनरोल किया है, 4 महीने में अपन को कंप्लीट करना है ना? ठीक है, चलो अच्छा। अब 2-3 चीजें और यहां पर समझ लेते हैं। देखो, इनपुट आउटपुट में अगर आपको यूजर से इनपुट लेना हो, है ना, तो आप एक कमांड का यूज करोगे जिसको बोलते हैं स्कैन एफ। ठीक है? और अगर आपको कंसोल पे, स्क्रीन पे आउटपुट देना है, तो आप एक कमांड का यूज करते हो जिसको बोलते हो प्रिंट एफ। तो अगर आपने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो यश, तो स्क्रीन पे हेलो यश प्रिंट कर देगा। ठीक है?
अच्छा, स्कैनफ जब आप लिखोगे तो आपको पहले कोई तो इंटीजर या कुछ भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। मान लो आपने एक इंटीजर ए डिक्लेयर किया, तो मेमोरी में एक 4 बाइट की मेमोरी क्रिएट हो जाएगी ए के नाम से। ठीक है, 4 बाइट स्टोर हो जाएगी। अब आप जब स्कैनफ लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि यूजर जो नंबर इनपुट करने वाला है कीबोर्ड से, वो क्या, इसको मैं क्या ट्रीट करूं, उसको मैं इंटीजर ट्रीट करूं, फ्लोट ट्रीट करूं, क्या ट्रीट करूं, मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि यूजर तो कीबोर्ड से कुछ भी एंटर कर सकता है। मैं उसको क्या ट्रीट करूं? तो फिर मैं बोलूंगा स्कैनफ परसेंटेज डी, ऐसा लिखूंगा, और एम परसेंट ऑफ ए। अच्छा, अब ये क्या है, इसको भी समझ लेते हैं, ध्यान से समझो। परसेंटेज डी से मैंने बता दिया कि यूजर जो इनपुट करेगा आपको एज ए इंटीजर उसको ट्रीट करना है। तो अगर यूजर 23.45 एंटर करता है तो आपको कितना लेना है? आपको केवल 23 लेना। अब आपने यूजर से 23 ले लिया, अब भैया इस 23 को स्टोर कहाँ करूं मैं? मुझे एक एड्रेस तो बताओ। मैंने बोल दिया यार फलाने घर पे तुम जाओ, वहां पे एक पार्सल मिलेगा, वो पार्सल लेके ढिम के घर पे चले जाओ। वो पार्सल ना, पार्सल में वो आपको एक मोबाइल फोन देगा, मैंने बता दिया। तो मैंने बता दिया कि पार्सल में वो इंटीजर देगा, उस इंटीजर को आप ए के एड्रेस पे स्टोर कर दो। ए का जो भी एड्रेस हो, जो भी मेमोरी लोकेशन हो, तो ए का एड्रेस इसको देना पड़ेगा। इस एड्रेस पे जाकर के यूजर ने 23 स्टोर किया, तो ये 23 बाइनरी के फॉर्म में, जीरोस एंड वंस के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा सा और इन डेप्थ आपको बताता चलता हूँ चीजें। 4 बाइट होती हैं, यस, ठीक है। 23 का बाइनरी निकाल देना जल्दी से, अपन थोड़ा सा समय बचाते हैं, अपन एआई मेंटर से पूछते हैं। एआई मेंटर कहाँ है अपना? ये अपन ने बोला भाई बाइनरी ऑफ 23, तो उसने दे दिया 10111। चलो भाई 10111। अब आप ध्यान से समझना, 4 बाइट का मतलब क्या होता है? एक बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट यहां, 8 बिट यहां, 8 बिट यहां, और 8 बिट यहां। तो आपको स्टोर करना है 10111। तो आपको पता है कि आगे के जीरो की कोई महत्वता नहीं होती है, तो वो क्या करेगा, आखिरी के 5 बिट में 10111 स्टोर कर देगा, आगे की 3 बिट जीरो, और ये पूरी 8 बार जीरो आ गई, ये पूरी 8 बार जीरो आ गई, ठीक है, और ये भी पूरी 8 बार जीरो आ गई, है ना। अब आप मेरे को बताओ, क्या ये मैंने 3 बाइट वेस्ट नहीं कर दी? अगर इसी की जगह मैं शॉर्ट इसको बना देता कैर ए, तो कैरेक्टर ए जो है वो केवल 8 बाइट लेता, एक एक बाइट लेता, 8 बिट लेता, तो कैरेक्टर ए होता, तो वो कुछ इस प्रकार से स्टोर होता, 10111 वॉट एवर इट इज। तो मेमोरी बच जाती कि नहीं बच जाती? है ना। देखो, मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ऐप है ए नाम से, एक ऐप है बी नाम से। अच्छा, ऐप ए जो है ये लोड होने में 2 सेकंड लेता है, और इसकी साइज जो है वो 80 MB की है। एक ऐप बी है, वो लोड होने में 5 सेकंड लेता है ना, लेकिन साइज है 10 MB की। तो आप, मैं बता रहा हूं, तब भी आप ऐप ए डाउनलोड कर लोगे। क्यों डाउनलोड कर लोगे? क्योंकि आपको पता है ठीक है भाई 80 MB है, लेकिन हर बार लोड करने में मेरे 3 सेकंड वेस्ट हो रहे हैं, मैं 2 सेकंड। तो जब भी टाइम और स्पेस की बात होगी, हमेशा हम किसको चूज करेंगे? टाइम को चूज करेंगे। ये आपको प्रॉब्लम इंटरव्यूअर पूछेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में किसी एक की बलि देना हो तो आप किसकी दोगे? स्पेस की। भाई स्पेस ज्यादा लग जाए, टाइम बचे हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेस खरीद सकते, टाइम नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ऐप बी को भी मैंने इंप्रूव कर दिया और ऐप बी भी अब 2 सेकेंड्स ही ले रहा है, अब आप किसको डाउनलोड करोगे? आप बोलोगे भाई खुलने में सेम टाइम ले रहा है तो मैं ऐप बी को डाउनलोड करूंगा। तो अगर टाइम सेम है तो फिर स्पेस का भी ध्यान देना पड़ेगा। आप बात को समझ रहे हो, है ना। अब प्रोग्राम को लोड होने में टाइम तो उतना ही लगेगा, बट आपका यहाँ पर स्पेस अगर आप बचा सकते हो तो वो भी आपको कोशिश करना है। हाँ, स्पेस बचाने के चक्कर में टाइम की बलि दे रहे हो तो फिर दिक्कत है ना। इसमें तो एप्टीट्यूड से भी ज्यादा मजा आ रहा है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। अभी मैं आपको इतनी मजेदार प्रोग्रामिंग, आप मेरे को ईमानदारी से बताओ, क्या ये बातें पहले आपको किसी ने बताई थी? हम इन डेप्थ अपने को आइडिया ही नहीं होता, हमको पता ही नहीं चलता प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे हैं कुछ, फिर जब मजा नहीं आता तो फिर आउटपुट भी नहीं निकलता। अभी मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा कि आपकी दुनिया ना हिल जाए, तो आप मेरे से बोलना, ठीक है। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
अब दो तीन चीजें और अपन जब डिस्कस कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। अच्छा, थोड़े से खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। मान लो मैंने कैर ए लिखा, अगर मैं इसमें 127 स्टोर करूंगा तो 127 इंटरव्यू में इतने डीप पूछे, इससे ज्यादा डीप पूछते हैं दीपेश। अभी तो मैंने शुरुआत की, अभी तो आपको गहराई में लेके नहीं गया। स्कूबा डाइविंग कितने लोगों ने करी है ना? उसमें आप जितनी गहराई में जाओगे उतना मजा आता है। स्कूबा डाइविंग की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझना, ठीक है? तो यहां भी अभी मजा आएगा, रुक जाओ जरा। कैर ए इक्वल टू 127 है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो क्या 127 प्रिंट हो जाएगा? अब बोलोगे हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी शरारत करूं और मैं इसको 129 लिख दूं तो क्या आउटपुट आएगा? बोलो। ओवरफ्लो ओवरफ्लो कुछ नहीं होता, देखो ध्यान से समझो। मैं आपको, आपने अगर मेरे से कभी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी हो तो कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या बोलते हैं? m प्लस टू कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे m के बाद n, n के बाद o, m में 2 ऐड कर दोगे तो o आ जाएगा। अगर मैं लेकिन आपसे बोलूं z में प्लस 2 कर दूं तो आप बोलते हो भैया z के बाद a आता है, a के बाद b आता है, दोबारा रिपीट हो जाता है, तो आप बोलते हो b आएगा। सेम चीज यहां पर है। हम बोलते हैं -127 से लेकर के -127 होगा, -126 होगा, -125 होगा, बीच में कहीं 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, फिर ऐसे ही 126 होगा, 127 होगा। लेकिन ये बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती। ये 127 के बाद दोबारा से सेम टू सेम साइकिल रिपीट हो जाती है, जो कि मैं ग्रीन कलर के पेन से बना रहा हूं। फिर -128, फिर -127 है ना, फिर -126 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये आगे चलती रहती है ना, -128 से शुरू होगी। बात समझ में आई? तो ये इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। तो अगर तुमने 127 प्रिंट कराया तो वेरी गुड है, लेकिन अगर तुमने 129 प्रिंट कराया तो ये दरअसल क्या है, 127 प्लस 2 है ना। ये तुमने डायरेक्टली a+2 प्रिंट करा दिया होता, a में 127 रख दिया होता, या डायरेक्ट 129 प्रिंट कराते तो +1 में गया इधर, ये 127 +1 हो गया यानी 128 हो गया ये, और ये 129 हो गया विच इज 127 +2, है ना? दिस इज -127। अच्छा, अगर मैं a की वैल्यू 130 रख दूं तो आप बोलोगे भैया -126 प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, यस और नो? कितने लोगों को नहीं पता थी ये बात? एंड दिस इज वैलिड फॉर एवरीथिंग, दिस इज वैलिड फॉर एवरीथिंग, है ना? चलो वेरी गुड। अच्छा, एक दो चीजें और आपको बताता हूं। मजा आया है ना? चलो ब्यूटीफुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिंटिंग क्या होता है? अब ये एक बार सवाल इंटरव्यूअर ने पूछ लिया था, मैं पहले ये कवर नहीं करता था, फिर एक बार इंटरव्यूअर, हाँ सब C++, जावा, पाइथन, एवरी कॉन्सेप्ट विल बी सेम, नथिंग डिफरेंट, है ना? अब आगे बढ़ते हैं, लिंटिंग क्या होता है, अब ये इंपॉर्टेंट है। समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया गायत्री, बताओ क्या दिक्कत है? भाई ये नंबर सिस्टम की तरह 127 तक तो सब बढ़िया प्रिंट होगा, तुमने 128 प्रिंट करा दिया तो क्या प्रिंट होगा बताओ? -128 प्रिंट होगा, क्योंकि 128 भी पोजीशन पे ये है, 129 भी पोजीशन पे ये है, 130 भी पोजीशन पे ये है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि बड़े भाई -129 पे क्या प्रिंट होगा, तो भाई -128 यहां है, इसके पहले क्या होगा बताओ? इसके पहले ऑलरेडी 127 होगा, जहां पे नंबर सीरीज एंड हो रही है, 128 के लेफ्ट में क्या है, 127 है, 127 प्रिंट हो जाएगा। कोई नहीं बताएगा ये सब, आज पहली बार पढ़ रहा हूँ बीटेक करने के बाद, आज बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ, वाह। मैंने तो आपको बोला था मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है। तुमने अगर कहीं से पेड सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो तुम्हें बस ये एहसास दिलाना कि तुम्हारे पैसे बर्बाद हो गए। सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो आज तक कोई नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो होगा किसी ना किसी ने, मैं भी कहीं से पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँ, किताब से पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, तो किताब में किसी ने पढ़ाया होगा, तुमने पढ़ा नहीं, सो हम
नाम ही तुम्हारा सोहम सेठ है भाई, अब सेठ आदमी क्या ही पढ़ेगा, बताओ, है ना। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये लिंटिंग क्या होता है, देखो, लिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग अ प्रोग्राम दैट विल एनालाइज कोड फॉर पोटेंशियल एरर। देर आर मेनी रेडीमेड लिंट सॉफ्टवेयर। लिंटिंग पता कौन है? तुम्हारे घर की बुआ जी हैं। अगर मान लो खाने में कोई नुक्स निकालना हो, अब यार राखी का टाइम है, किसी की बुआ ना आई हो, ईयरफोन लगा लेना, कोई बात नहीं। लिंटिंग का काम है नुक्स निकालना। खाने में अगर कोई कमी निकालना हो, एक टास्क दे दिया जाए कि खाने में कमी निकालना है, बुआ को खिला दो, वो 4 कमी निकाल देगा। तो लिंटिंग हो गई बुआ जी। मैंने बोला था रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा। तो लिंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कोड को रन करते हैं एरर निकालने के लिए। अभी हमारा ये पर्पस नहीं है कि आउटपुट सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है क्या नहीं। हम सिर्फ कोड को एनालाइज करते हैं सबसे पहले ये देखने के लिए कि भाई इस कोड में कुछ एरर तो नहीं है ना। तो बहुत सारे रेडीमेड लिंट सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, जब आप कंपाइलर इंस्टॉल करते हो तो लिंट सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, तभी तो वो एरर बता पाता है ना। तो प्रोग्रामिंग एरर बता दिया, बग एरर बता दिया, स्टाइलिस्टिक एरर बता दिया, सस्पिशियस कंस्ट्रक्ट बता दिया, सिंटेक्स एरर, जो भी जिस भी प्रकार के एरर हो वो बता देते हैं। सर मैं बुआ के घर पर ही रहती हूँ समृद्धि, जितने जल्दी भग सकते हो बेटा भग लो, है ना। बात समझ में आ गई? चलो। अच्छा सर, रेंज एंड साइज में डिफरेंस मैं बोल रहा हूं, आप जब पजल सॉल्व करते हो तो पहले दिन आपको नहीं पता चलता क्या हो रहा है, बट जब धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता है तो आपको समझ में आता है, पिछले तार जुड़ने लगते हैं। वेब सीरीज का पहला एपिसोड सबसे बोरिंग लगता है क्योंकि समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, सस्पेंस ही सस्पेंस होता है। पर जब आखिरी एपिसोड पे आते हो तब समझ में आता है, अबे इसलिए ये दिखाया गया था सीन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। अच्छा, अब वेरिएबल क्या होता है, आप बताओ वेरिएबल क्या है? जो चीज समय के साथ बदलती रहे वो वेरिएबल है। रियल लाइफ एग्जांपल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, है ना, जो समय के साथ बदलती रहे, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, जो फिक्स ना हो, वो वेरिएबल हो गया। अच्छा, वेरिएबल को एक नाम देना पड़ता है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कैर ए लिख रहे थे अभी, तो ए क्या था यहाँ पर? कैर क्या है? डेटा टाइप। ए जो है वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल को मैंने नाम ए दे दिया। अब क्या क्या नाम दे सकते हैं? देखो, वेरिएबल के नाम में हमेशा आप अल्फाबेट ले सकते हो, डिजिट ले सकते हो, अंडर स्कोर ले सकते हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं ले सकते हो, है ना। आप किसी भी वेरिएबल का नाम ये नहीं रख सकते हो, दिस इज रॉन्ग। हैश टैग का यूज नहीं कर सकते हो, केवल अल्फाबेट, डिजिट और अंडर स्कोर का ही यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो अभी इकट्ठे बताऊंगा एग्जाम्पल। वेरिएबल का नाम या तो अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे आपने कैर वन एक नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते हो आप, दिस इज रॉन्ग, है ना। तो हमेशा उसको स्टार्ट या तो अल्फाबेट से करो या अंडरस्कोर से करो। कोई भी वाइट स्पेसेस अलाउड नहीं होती वेरिएबल के नेम। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को एक वेरिएबल नेम बनाना है मेल एज नाम से, तो आप ऐसे नहीं बना सकते हो उसको, गलत हो गया, स्पेस नहीं। तो फिर आपको कैसे बनाना पड़ेगा भैया? मेल अंडर स्कोर एज दे दो ना नाम, चलेगा। अंडर स्कोर तो दे सकते हैं, है ना। या कई लोग ऐसा भी करते हैं, इंट मेल लिख दिया और ए कैपिटल कर दिया एज, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड कीवर्ड, रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। आपको पता है कैर लिखने के एक अपनी इंपॉर्टेंस है, इंट लिखोगे उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आप किसी भी आप कोई वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं बना सकते कि सर मैंने इस वेरिएबल का नाम इंटीजर दे दिया, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। रिजर्व्ड है कीवर्ड, है ना। किसी का नाम तुमने टाटा सुना, है ना, मतलब सरनेम है टाटा, नाम नहीं है। किसी का नाम तुमने नेक्सॉन सुना है? किसी का नाम तुमने हायाबुसा सुना है? ये कीवर्ड्स काइंड ऑफ रिजर्व्ड है, रख सकते हो तुम, बट प्रोग्रामिंग में तो वो भी अलाउड नहीं है। तो इंसान का नाम नहीं, इंसान का नाम टॉमी सुना है तुमने ना? कुत्ते का नाम होता है वो, सुना हो तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। कुछ कुत्ते के रूप में इंसान भी रहते हैं इस धरती पे। नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं इंट YASH लिख रहा हूं तो ये एक अलग वेरिएबल है, इंट कैपिटल YASH लिख रहा हूं तो ये अलग वेरिएबल है। नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये ध्यान रखना। एक भी लेटर तुमने कैपिटल स्मॉल किया नाम बदल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप ऐसे लिखते हो ना, अगर मान लो मेरे को ए में
1000 वैल्यू स्टोर करनी है तो चुपचाप भाई ऐसे स्टोर कर दो, कॉमा नहीं लगा सकते तुम, ऐसे स्टोर नहीं कर सकते हो 1,1000, ये गलत हो जाएगा प्रोग्रामिंग के हिसाब से, है ना? क्लियर है क्या? तो ये 10,000 ऐसे नहीं लिख सकते आप, ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल की जो लेंथ है वो मैक्सिमम 8 कैरेक्टर की रख सकते हो, है ना? और अगर नए कंपाइलर्स यूज कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम 31 कैरेक्टर तक रख सकते हो। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं, क्या ये वैलिड नेम है? हाँ है सर, अंडरस्कोर से शुरू कर सकता हूँ, अंडरस्कोर बीच में भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नंबर में बाद में रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि बीच में वाइट स्पेस आ गया, नंबर से नाम शुरू कर दिया, ये इनवैलिड है। ये गो टू फॉर स्विच, ये रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं, आगे जाके हम बात करेंगे, तो ये इनवैलिड नेम होते हैं। किसी भी वेरिएबल का नाम तुम फॉर नहीं रख सकते, किसी भी वेरिएबल का नाम तुम गो टू नहीं रख सकते, है ना? ये बात समझे? तो ये कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, चाहो तो आप याद रख लेना, बट ये कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये बात हमने कर ली वेरिएबल। अच्छा, एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने इंट ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैं बात कर रहा हूं ओल्ड कंपाइलर्स की अभी, ठीक है, और मैंने इसमें वैल्यू रख दी 8। क्या रख दी वैल्यू? 8। सी प्लस प्लस दोनों में ये वैलिड रहेगा। बात समझ में आ गई? वैल्यू रख दी 8। अब मैं अगर इक्वल टू 9 करूं तो क्या हो जाएगा बताओ? जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज बता रहा हूं, क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल को मैं दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकता। मैंने एक बार डिक्लेयर डिक्लेयर करने का मतलब होता है मेमोरी बन गई भाई इसके नाम की। अब मेरे घर में इस नाम का आदमी एक ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा नहीं आ सकता। एक घर में एक ही नाम के दो लोग आपने देखे हैं क्या कभी? नहीं देखे। अनटिल अनलेस वो घर ये रिश्ता क्या कहलाता का हो जहां पे हर जनरेशन में एक अक्षरा होती है ना? तो नहीं हो सकता। तो जब आप यहां पर इसको दोबारा डिक्लेयर करते हो, बोलेगा यार इस नाम का तो ऑलरेडी इंसान है। हाँ, अगर यहां से मैं इंट हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैंने डिक्लेयर किया ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसमें वैल्यू 8 रख दिया, वो वैल्यू 8 हटा के 9 कर दी, मैंने अपडेट कर दी वैल्यू, ये चलेगा। बट आप आगे इंट लिख रहे हो, इसका मतलब आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो, आप दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं इसमें छोटा सा चेंज करूं और मैं इसमें आई रख दूं, तो क्या ये प्रोग्राम एरर देगा या चल जाएगा? बताओ। 99% जनता बोल रही है चल जाएगा, बट ये एरर देगा। अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताओ, आप किसी फॉर्म को भर रहे हो और आठ आठ कैरेक्टर का ही तुम्हारा नाम ले सकता है वो, तो आप 8 कैरेक्टर ही भरोगे। ओल्ड कंपाइलर में मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल लेंथ केवल 8 कैरेक्टर की हो सकती है। तो जैसे ही तुमने 9 कैरेक्टर का वेरिएबल दिया, उसने बोला भैया मेरी क्षमता 8 रोटी खाने की है, मैं 8 खाऊंगा, 9 ही छोड़ दूंगा। तो ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दिया है ना, ये दरअसल अपडेट होके ए बी सी डी ई एफ जी एच ही बचेगा, 8 कैरेक्टर तक ही बचेगा। तो क्या ये पिछली वाली प्रॉब्लम नहीं हो गई कि एक वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ जी एच था, एक और वेरिएबल आ गया ए बी सी डी ई एफ जी एच? तो ये तो दिक्कत हो गई ना भाई, एरर आ गया ना। बात समझ में आ गई? क्लैरिटी? यस। वेरिएबल के नेम का रूल फर्स्ट टाइम पढ़ रही है, इंटरव्यू में पूछे गए जितने भी सवाल, मैं आपको ये जो पूरी पीपीटी बनाई है ना, ये मैंने सब प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस और जो कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर के मैंने बनाई हुई है। बेटा सी में भी होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है दीपेश। काउंटिंग जीरो से? किस चीज की काउंटिंग जीरो से भाई? ये तो लेंथ है ना 8 कैरेक्टर, तो यहाँ पे जीरो कहाँ से आ गया? ये तो 8 काउंट करेगा ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 कैरेक्टर हो गए। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो भाई वेरी गुड, बस ये आपको बताना था। सर सी मेंशन नहीं करेंगे फिर भी पूछेंगे? अरे मैं पता नहीं पीयूष तुम क्या बात कर रहे हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज कांस्टेंट कीवर्ड। अच्छा, ये कांस्टेंट क्या होता है आप बताओ?
जो चेंज नहीं हो सकता, जिसकी वैल्यू आप अल्टर नहीं कर सकते हो, तो ये कांस्टेंट कीवर्ड रख दिया है ना। फॉर एग्जांपल, हमारे ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको हमारे पूरे डेटाबेस का और सब चीज़ों का एक्सेस है, हमारा जो बैकएंड पे वेबसाइट का कोड चल रहा है, सबका एक्सेस है। बस उनको एक चीज़ हमने कांस्टेंट बना रखी है, क्या? जो सैलरी कीवर्ड है वो हमने कांस्टेंट बना रखा है, वरना कल के दिन वो अपनी सैलरी के आगे एक जीरो बढ़ा दें राइट हैंड साइड वाले आगे, तो हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना, है ना। तो जो वैल्यू आपको पता है चेंज नहीं होती हैं, और कहीं जैसे फॉर एग्जांपल एरिया का वैल्यू क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू आर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू आर। अब मान लो कोई भला आदमी ऊपर तो ये वैल्यू रखी, बीच में कहीं उसने गलती से 3.15 लिख दी। अब प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम आउटपुट गलत दे देगा। और रियल वर्ल्ड में लाखों लाइन, बड़े लाखों लाइन ऑफ कोड के प्रोग्राम होते हैं, उसमें तुम ये 3.1415 ढूंढने निकलोगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं ऐसे में, हम जो एक वेरिएबल बना लो ना यार, कॉन्स्ट फ्लोट पी आई नाम से बना लिया, पाई, और इसमें 3.14 फिक्स कर दिया। अब आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। पाई वेरिएबल का नाम है, फ्लोट डेटा टाइप क्योंकि डेसिमल वैल्यू रखना है, और CONST कीवर्ड जो है ये डिपिक्ट कर रहा है कि पाई कांस्टेंट है। तो कोई भी पाई +1 नहीं कर सकता। आप पाई की वैल्यू को पाई इक्वल टू पाई +1 नहीं लिख सकते, आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, या पाई की वैल्यू को नीचे जाके 3.15 नहीं कर सकते, इट विल गिव यू एन एरर। और जब भी फिर आप एरिया लिखो, आप वैल्यू लिखो ही मत ना, आप क्या लिखो? PI इंटू आर, है ना। अभी मैं मैक्रो पे जा नहीं रहा हूँ, थोड़ा रुको, अनकन कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को, थोड़ा रुको। या जब हम स्ट्रक्चर यूनियन पढ़ेंगे ना, तब मैक्रो पर आएंगे, अभी थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस 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 यस। तो ये कांस्टेंट कीवर्ड का फायदा होता है। जैसे एक छोटा सा सी प्रोग्राम है, चलो अब जब लिखा है तो आपको बता भी देता हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, #include stdio.h, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा होता है, उसको शुरू में मम्मी बोलना सिखाते हैं, पापा बोलना सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, है ना। लेकिन अगर वो उस बच्चे को फ्रांस ले जाया जाए, तो उसको एक डायरेक्टरी देनी पड़ती है, क्योंकि उसको हु मी शा शू ये सब, मान लो चाइना पहुंच गया, वहां किसी ने हूं मिंग शिंग शिंग बोल दिया तो समझ ही नहीं आएगा ना यार। गुजरात ले गया, वहां गांडो वांडो बोल दिया तो समझ ही नहीं आएगा ये गांडो का क्या मतलब है, उसको लगा भाई तू गाली दे रहा है क्या, है ना। तो फिर ऐसे में भाई उसके पास एक डिक्शनरी होना जरूरी है, जो बता दे कि भाई इस शब्द का क्या मतलब होता है ना। तो ये चीज है, ठीक है। पारसी में घेलो होता है शब्द, घेलो मतलब पागल। तो अगर मान लो तुमने बोला घेलो, तो तुम खुश हो गए, थैंक यू जी, तो बेइज्जती हो जाएगी ना यार, है ना। तो हमारे मोदी जी भी क्या करते हैं, वो अपने साथ किसी ट्रांसलेटर को लेके चले जाते हैं, वरना विदेशी देश में बेइज्जती हो जाती है अपनी। तो ऐसे ही कंप्यूटर को नहीं पता ये कॉन्स्ट क्या है, ये प्रिंटफ क्या है, ये स्कैनफ क्या है, नहीं पता ये कुछ भी, है ना। तो इसलिए एक हेडर फाइल होती है जिसमें सब कुछ लिखा है कि किस चीज का क्या मतलब है। इट्स लाइक योर डिक्शनरी। तो इसको इंक्लूड करने की जरूरत है, वरना उसको नहीं समझ में आएगा, वो एरर दे देगा, उसको वो बोल देगा ये प्रिंटफ क्या होता है, अपने को नहीं पता, है ना। तो इसको बोलते हैं हेडर फाइल। अच्छा, आगे जाके आप एक फंक्शन पढ़ोगे SQRT, जो कि स्क्वायर रूट निकालता है। अब स्क्वायर रूट जो है, ये एक हेडर फाइल है math.h, उसके अंदर होती है, तो ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा आगे जा करके, ठीक है। तो ये वो आपको धीरे धीरे विद टाइम पता चलेगा किस चीज के लिए क्या हेडर फाइल। तो प्रिंट और स्कैन अकेली करना है, मान लो इनपुट आउटपुट लेना है, तो उसके लिए stdio.h ही काफी है। अब मैंने लिखा इंट मेन। इंट मेन क्या चीज है? हम्म इंट मेन क्या चीज है? एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम को शुरू कहाँ से करना है उसको तो पता ही नहीं है, कहाँ से शुरू करना है। तो वो इंट मेन इज अ फंक्शन। अभी आगे हम समझेंगे फंक्शन क्या होता है। तो एक मेन नाम का हमने फंक्शन बना दिया जिसका डेटा टाइप है इंट। अभी के लिए आप समझो ये एंट्री पॉइंट है ना, ये एंट्री पॉइंट है। फिर ये करली ब्रेसेस लगा दिए, ये मेन के अंदर जो भी लिखेंगे उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा,
अब यहां पर देखो कॉन्स्ट लगाया है, इंट लगाया है, सैलरी, एक सैलरी नाम का वेरिएबल बनाया है, देखो ये वेरिएबल का नाम है, इंट डेटा टाइप है जिसके अंदर हम इंटीजर स्टोर करेंगे, और कॉन्स्ट यानी कांस्टेंट कर दिया हमने। अब नीचे वाली लाइन में हम सैलरी को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सैलरी वेरिएबल में जो 45,000 स्टोर है उसको हम 50,000 करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मना कर देगा भाई, अलाउ ही नहीं करेगा। अब यहां देखो प्रिंट का काम क्या है, प्रिंट करना, तो मैंने प्रिंट के अंदर जो भी लिखेंगे आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, तो मैंने लिखा था वैल्यू ऑफ सैलरी इज परसेंटेज डी। तो ये पता है क्या प्रिंट करेगा, ये अगर प्रिंट करेगा तो प्रिंट करेगा द, डबल कोटेशन के अंदर जो जो भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट कर देता है, यही प्रिंट का काम होता है। द वैल्यू ऑफ सैलरी इज, अब परसेंटेज डी जहां इसने देखा इसको बोला यार मेरे को एक इंटीजर का इंतजार है, तो कॉमा लगा के एक इंटीजर दे देंगे, क्या है वो इंटीजर, सैलरी है। तो सैलरी के अंदर क्या स्टोर्ड है, 45,000 है, तो ये 45,000 प्रिंट कर देगा कब, जब ये लाइन नहीं लिखी होगी। बट अगर आपने ये लाइन लिख दी तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा, है ना। अच्छा, अब ये रिटर्न जीरो क्या होता है, बहुत लोगों को इसमें चुल्ला होता है कि रिटर्न जीरो क्या होता है, जैसे आपको चुल्ला होता है इंटरव्यूअर को भी चुल्ला होता है ना। तो देखो रिटर्न का काम क्या होता है, भाई आपने प्रोग्राम को ये बता दिया कि आपको यहाँ पे शुरू करना है, तो उसको ये भी तो बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे खत्म करना है। तो रिटर्न का मतलब होता है कि भाई आपका काम खत्म, अब आप यहाँ से निकलिए, हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिर में प्रसाद बंटता है, तो वो हिंट होती है कि भाई हो गया चलो निकलो, अब बाहर जाना शुरू करो, तो ये रिटर्न होता है। तो अब आपने अगर अभी देखो इसको, आपको अगर ये समझ नहीं भी आएगा तो आप चिंता मत करना, समझने की बस कोशिश करना, अगर आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आपने क्या किया कि जो मेन वेरिएबल है ना, ये जो मेन फंक्शन है इसका टाइप इंट डाला है, कि भाई ये जो मेरा मेन फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, ये कोई इंटीजर रिटर्न करेगा, तो आपको आगे रिटर्न के आगे कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी, वट एवर इंटीजर यू वॉन्ट टू गिव, और रिटर्न लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको कैर लिख देते तो आपको रिटर्न के आगे कोई ना कोई एक कैरेक्टर देना पड़ता। अगर आप इसको कुछ भी नहीं लिखते, वॉइड होता है, कुछ भी नहीं लिखने का मतलब वॉइड, वॉइड लिखना, तो फिर आप कुछ भी ना रिटर्न करें काम चल जाएगा। अच्छा, अगर आप सिर्फ मेन अकेली लिखें, आगे इंट विंट कुछ भी ना लिखें, तो बाय डिफॉल्ट इंट अपने आप आ जाता है यहाँ पे अंदर से। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी फंक्शन है वो किस टाइप का होता है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाय डिफॉल्ट कोई फंक्शन किस टाइप का होता है, बाय डिफॉल्ट कोई फंक्शन जो है वो इंट टाइप का होता है, तो इन दैट केस रिटर्न जीरो लगाना पड़ेगा। अच्छा, जो मॉडर्न कंपाइलर्स होते हैं ना, वो थोड़े से समझदार होते हैं, वो बोलते हैं कि यार आप नहीं भी लगाओगे ना इंट, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार ये करली ब्रेसेस लगाया है तो क्यों लगाया है आपने, इसलिए लगाया, मतलब जो मॉडर्न लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई आरती हुई तो मंदिर खत्म हो गया, अब निकलने की जरूरत है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको प्रसाद देना पड़ता है, भाई जब तक प्रसाद नहीं दोगे निकलेंगे नहीं, तो पुराने रूढ़िवादी लोग हो गए, है ना। तो ये चीज कंपलसरी मॉडर्न कंपाइलर्स में नहीं होती है, तो अगर आप कभी लगाना भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वो बुरा नहीं मानेगा। अब देखो ऑनलाइन जीडीबी की एक जादू बताऊं मैं आपको, जब ये नोट्स दूंगा तो इन नोट्स में कोड का लिंक होगा। कितने लोगों ने थ्री इडियट्स देखी है, देखी होगी, नहीं देखी तो जाके देखना, वंडरफुल मूवी। उसमें आपने रणछोड़ दास को देखा होगा, रणछोड़ दास की क्या क्वालिटी है, एक ऐसी बात जो सबसे ज्यादा पसंद है, रणछोड़ दास उंगलीबाज है, उंगली करता है ना। और उंगली करने वाले लोग जिंदगी में हमेशा सफल होते हैं, इसको गलत मत लीजिएगा, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। अब ये जो मैं कोड दूंगा ना, अब कुछ लोगों को चुल्ला हो रहा है, यहाँ पर खुजली हो रही है, भैया रिटर्न वन कर दें तो, भैया रिटर्न वन टू लिख दें तो आपको कोड का लिंक मिलेगा, आपको उंगलीबाज बनना है, अपनी उंगलियां चलाना है कीबोर्ड पर और एक्सपेरिमेंट करके देखना। देखो यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली रन पे क्लिक करोगे तो ये रन हो जाएगा प्रोग्राम, देखो इसने एरर दे दिया, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल सैलरी, क्योंकि सैलरी को आपने क्या बना रखा है, बताओ क्या बना रखा है सैलरी को, कांस्टेंट बना रखा है, यानी रीड ओनली हो गया, आप पढ़ तो सकते हो, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे आप वो देखते होगे मंदिर में कुछ शास्त्र वगैरह होते हैं वो लेमिनेटेड होते हैं, तो आप पढ़ सकते हो, आप उनमें कुछ गूद नहीं सकते हो, तो इसलिए आप रीड ओनली वेरिएबल में आप गड़बड़ कर रहे हो। किस फंक्शन में ये एरर है, मेन फंक्शन में एरर है, कौन सी लाइन में एरर है, 5.8 में, ये देखो
5th लाइन में 8th कैरेक्टर में एरर है। ये ऑनलाइन जीडीबी की खास बात है, बिल्कुल डिटेल में प्रेम पूर्वक एरर बताता है। अब ये फॉर्क दिस का मतलब है, फॉर्क का मतलब क्या होता है? कांटा, उंगली करना। तो आप उंगली करोगे, फॉर्क दिस पे क्लिक करोगे तो ये कोड अब बन गया एडिटेबल कोड। एडिटेबल कोड बन गया, अब आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो मेरे को ये वाली लाइन हटाना है, तो एक तरीका तो क्या है, ऐसे हटा दो। या दूसरा तरीका क्या होता है, इसको बोलते हैं कमेंट करना। डबल स्लैश लगा दोगे तो वो कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब है कि भाई इस लाइन को आप इग्नोर कर दो। ये डेवलपर्स के लिए होता है। मान लो आपने कोड किसी को दिया और आपको कुछ लिखना है इस कोड में, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कमेंट कर सकते हो। ये कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंपाइलर इग्नोर करेगा, बट आप लोग समझ सकते हो उसको, है ना। तो ये आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। मान लो मेरे को मल्टी लाइन कमेंट बताना है, मान लो इधर पे मान लो कि मेरे को किसी लड़की को प्रपोज करना है और क्रिएटिव वे प्रपोज करने का, तो मैं लिख के उसको बोलूँ यार एक कोड भेजा है, प्लीज चेक करना यार, वो कोड रन नहीं हो रहा। बस शेयर पे क्लिक करके और आप यहाँ से ये लिंक उसको भेज सकते हो, ठीक है। तो बस ध्यान रखना मेरा नाम ना आए, ठीक है। तो अब आप या तो हर लाइन के आगे स्लैश लगा सकते हो, या मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप क्या भी कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। अब स्टार, स्लैश और स्टार के आगे जो भी लाइंस होंगी ये सब देखो कमेंट हो गई। अब इसको कहीं तो रोकना भी पड़ेगा ना, आप इसको इधर रोक सकते हो। कहाँ पर रोक सकते हो? इधर पे रोक सकते हो, रुक गई, है ना। वहां से रिप्लाई नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, पढ़ना, फिर बोलना, ऐसे लिखना फिर जब। अब आ जाएगा रिप्लाई, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। ब्यूटीफुल। ये तो हो गए। अब कुछ लोगों को उंगली हो रही थी भैया रिटर्न 1 करके देख ले, कर दो, कोई भी इंटीजर रिटर्न कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, चल गई ना प्रोग्राम, है ना। उसकी मम्मी का रिप्लाई आ जाएगा, बेटा हम राजी हैं, क्या बात है भाई, ये देखो, है ना। अगर आप कुछ नहीं भी लिखोगे, सिर्फ रिटर्न भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट उसने वार्निंग दे दी भाई कि आप इंटीजर यूज कर रहे हो तो प्लीज इंटीजर रिटर्न कर दो ना यार, है ना। मान लो तुमने हाथ आगे किया, अब तुम प्रसाद देने जा रहे थे, उतने में हाथ पीछे करके किसी और को दे दिया, तो तुम ईगो हर्ट हो जाएगी तुम्हारी, तुम वहां से चले जाओगे। तो बोलेगा ठीक है भाई कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं सही, बट रिटर्न यूज किया। मान लो नहीं यूज करोगे तो रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझदार है ना। रिटर्न क्यों यूज करते हैं? अरे वाह दुर्गेश, क्या बात है ना। कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभी, जब अपन बहुत तेजी से गिर जाते हैं तीसरी चौथी मंजिल से, तो कई बार घुटनों में दर्द हो जाता है ना। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही पूरी रामायण खत्म हो गई, अब तुम पूछ रहे हो कृष्ण भगवान कौन थे, ठीक है। तो ये एक काम हो गया। एरर नहीं हो, वार्निंग देता है बस, वो एरर में तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। अभी जो दिया था 50,000 पे वो एरर है, ठीक है। क्लियर है, वेरी गुड। अब ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात, हाँ अच्छा, एक बच्चे ने पूछा भैया अगर मैं 2 बार प्रसाद दे दूं तो ये मुझे भी नहीं पता भाई, मैं भी पहली बार करके देख रहा हूँ, तो क्या होगा? चल गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार दे दिया, ठीक है भाई, 2 बार लेके चले। अच्छा अगर सेम ही नंबर रिटर्न कर दिया तो तब भी चलेगा, बढ़िया। आप एक बार किशमिश दे दो सर, एक बार नारियल दे दो, ठीक है, दोनों बार किशमिश भी दोगे, ठीक है, मैं तो लेके आ जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बेटा देखो इसमें होता क्या है, मैं बताता हूँ, मैं मजाक कर रहा था कि मुझे नहीं पता। उसको जैसे ही एक बार रिटर्न दिखा ना, तो कुल मिला के लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड दिख गई, तो बावला हो गया। उसके बाद उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, नीचे क्या है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बोला मैं तो चला जी, है ना। जैसे ही तुम्हारे दोस्त का फोन आता है भाई आजा, बस फिर निकल। अच्छा, लड़कों और लड़कियों में एक और अंतर मैं आपको बताता हूँ, जब अपन बात कर ही रहे हैं तो फिर बात करते रहते हैं, इस बारे में बहुत जरूरी है। भगवान ने 2 जेंडर बनाए हैं तो बात तो करना बनती है ना, अलग अलग जेंडर है। अगर आप मान लो 2 लड़कियों के बीच में बातचीत होती है, एक लड़की स्कूटी पे आई और बोला बहन चलना यार,
तो जो बहन है दूसरी ऊपर, वो पूछेगी कहाँ चलना है, कब तक वापस आएंगे, बहन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब यही कन्वर्सेशन दो लड़के में, एक लड़का नीचे खड़ा है, बोला भाई आ जा यार चलते हैं। दूसरा जो उसका दोस्त है वो भागा भागा आएगा गाड़ी पे पीछे, उसे कोई पता भी नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। भाई आ जा, बस चलते हैं, बस चलते हैं, हो गया, है ना, चलो। तो ये वही वाली कहानी हो गई, है ना। ऐसे ही चार पांच दोस्त एकदम ग्रुप में बैठ जाते हैं एक 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 कमरे के अंदर, और सब अपने अपने फोन चला रहे होते हैं, हो सकता है एक दूसरे से कोई बात भी ना कर रहे हो, है ना। और वहीं लड़कियों की सेमेस्टर एग्जाम में बात होती, बहन तेरा कितना हो गया, तूने कितना पढ़ लिया। और बहन तूने कितना पढ़ लिया, वो 2 घंटे तक चलती कन्वर्सेशन, है ना। फिर इंस्टाग्राम पे अपडेट करती हैं, कॉन्वो विद बेस्टीज इन एग्जाम डेज इज जस्ट अ रिलीफ, वाह, इस तरह से, है ना। चलो भाई, ठीक है, ब्यूटीफुल, आगे बढ़े, है ना। ठीक है भाई, ओके। ये तो बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें और देखते हैं, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी देख लो यार, बहुत जरूरी है। देखो भाई, ऐसा होता है ना, काम किसी चीज के लिए करना है, हो कुछ और जाता है ना। जैसे किस्मत खराब हो तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे न्यूटन भाई थे, एप्पल नीचे गिरा तो चिल्लाने लगे ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी। अरे भाई चुपचाप खा के सो जाते यार, हमारे तो जीना हराम हो गया ना तुम्हारी ग्रेविटी के चक्कर में, 11वीं 12वीं की फिजिक्स निपट गई हमारी। रोज सुबह सुबह भाई सब फ्रेश होने जाते थे, तो वो क्या ऊपर ही चिपकी रहती थी क्या, वो भी तो नीचे जाती थी। तब तो ग्रेविटी ग्रेविटी नहीं बोला। इससे हम क्या सीखे, जब आप प्रेशर में होते हो ना तो आप सोच नहीं पाते। वहीं पेड़ के नीचे आराम से रिलैक्स करे, एप्पल गिरा तो बोले ग्रेविटी ग्रेविटी। तो शांत मन होता है ना तो आप मिरेकल कर सकते हो, नहीं होता तो नहीं कर सकते। कल के दिन तुम्हारी मम्मी भड़के तुम्हारे ऊपर, बोलो माते शांत। और ये न्यूटन का एग्जाम्पल दे देना, है ना। ठीक है, मेरा नाम मत लेना प्लीज, कुटाई हो तो अपनी जिम्मेदारी पर। तो सी का जो डेवलपमेंट हुआ था, वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए हुआ था। क्योंकि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कुछ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे चल रहा था, कुछ पर नहीं चल रहा था, है ना। तो उसके लिए सी का डेवलप हुआ था, बट किसी पर्पस से किया था, कुछ और हो गया। सी जो है वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है ना। दो टाइप की लैंग्वेज होती है, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज। जब हम ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। इट इज रिटन इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस, जैसे हमने देखा अभी। ये क्या है, मेन क्या है, फंक्शन है। और ये सब क्या है, ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट एंड फंक्शंस की हेल्प से बना है। लॉजिक इज क्लियरली डिपिक्टेड इन द प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम के अंदर लॉजिक डिपिक्ट होता है। प्रोसीजरल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पेरेटिव लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजरल लैंग्वेज को इम्पेरेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। कुछ प्रोसीजरल लैंग्वेज के एग्जांपल्स, कोबॉल और बेसिक, ये एग्जांपल्स है। सी नीड्स मेन फंक्शन ऑन कंपलसरी बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मेन के सी नहीं चल सकता, इट्स लाइक ऑक्सीजन। ठीक है। अब एक सवाल पूछा था एक एमसीक्यू क्वेश्चन में, कि सी प्रोग्राम को रन करने के लिए एटलीस्ट कितने फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। सेम गोज फॉर जावा ऑल्सो, सेम गोज फॉर सी प्लस प्लस ऑल्सो। तो आंसर इज एटलीस्ट वन फंक्शन इज रिक्वायर्ड, बिना मेन के तो सी चलेगा ही नहीं। सी इज वेरी फास्ट टू एग्जीक्यूट एंड सेफ टू एम्बेड along विथ माइक्रो प्रोसेसर्स। आप मुझे बताओ माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम होता है। माइक्रो प्रोसेसर आर द सेंट्रल चिप्स ऑफ योर सिस्टम, कंप्यूटर एंड मोबाइल की सेंट्रल चिप है। उनकी वजह से आपका कंप्यूटर मोबाइल जो है वो स्लो चल सकता है, लेकिन अपन को मोबाइल और कंप्यूटर तेज चलाना है। तो जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो सब के सब सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। सारे ड्राइवर्स भी सी एंड सी प्लस प्लस में लिखे जाते हैं। ऑलमोस्ट दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सी प्रोग्राम का कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। डेनिस रिची इज द बाप ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के पिताजी कौन है, डेनिस रिची। ठीक है, ये बस आपको याद रख लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जो है, एक क्या, तो एक बच्चा कुछ पूछ रहा था, हाँ, नोट्स मिलेंगे क्या। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल नोट्स मिलेंगे भाई, लेकिन अभी आपका फोकस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस पर होना चाहिए। नोट्स जब तक आपके किताब में लिखे हैं ना, आपके पेपर पे लिखे हैं, उसका कोई काम नहीं है। अगर नोट्स यहाँ लिखा गया ना बेटा, जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, चल, अब बात कर लेते हैं इनपुट आउटपुट फॉर्मेटिंग की। बट क्योंकि ये अपने आप में एक अलग दुनिया है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ट्रस्ट में, आपको ऐसा मजा आने वाला है इसमें, बस मजा आने वाला है आपको। ठीक है। सर सी क्यों फास्ट है अनदर लैंग्वेज से, पिछली क्लास देखना नीलेश, है ना।
क्लियर है? तो अगले क्लास में इनपुट आउटपुट फॉर्मेटिंग देखेंगे, सेपरेशन कैरेक्टर क्या होता है वो देखेंगे, और फिर हम जंप करेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस की दुनिया में। ठीक है, डन है। चलो ब्यूटीफुल। अब 1 मिनट का समय दो, मैं अटेंडेंस लिंक जनरेट करता हूँ, तब तक चैट बॉक्स डिसेबल करूंगा। तो पहले आप लोग अटेंडेंस लगाना, तब तक मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है? अटेंडेंस लगाए बिना नहीं जाना है, वो कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस कम होगी तो फिर आपके गार्जियन के पास फ़ोन पहुंच जाएगा। फिर आप ये मत बोलना सर मैं तो क्लास आता था बस अटेंडेंस नहीं लगाता था। तो वो लगाना कंपलसरी है। ठीक है? जस्ट अ मिनट। Q&A करेंगे, कहीं नहीं भाग रहा हूँ मैं, चिंता मत करो। ओके, तो ये अटेंडेंस लिंक है, प्लीज़ इस पे आप लोग अटेंडेंस अपनी मार्क कीजिए, और फीडबैक जो है वो अच्छे से डिटेल में दिया कीजिए। कल मैंने देखा तो बहुत छोटे छोटे फीडबैक्स आप लोगों ने दिए, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना मैं, पढ़ाई में कोई कमी तो नहीं लग रही है, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, तो फीडबैक देने में कैसी शर्म। बढ़िया फीडबैक दो। अच्छा, चालीसा पढ़ते हैं तो भगवान का नाम लेते, भगवान की तारीफ करते, क्या भगवान को तारीफ की जरूरत है? नहीं है ना। और जब आप चालीसा पढ़ते हो भगवान का, यू फील मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स हिम। तो अच्छा फीडबैक दोगे तो आप इस इकोसिस्टम, मेरे मेंटर सबके प्रति थोड़ा सा कनेक्टेड फील होगे, दैट्स इट। है ना? प्लस हमारे पास उन बच्चों के नाम रहते हैं जो रेगुलर बेसिस पर अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। तो कल के दिन कोई जॉब अपडेट आती है, या हमको कोई इंटर्नशिप ऑफर करनी रहती है, या कोई फ्री कंटेंट हम लॉन्च कर रहे होते हैं, बच्चों को देना होता है, तो वो फिर हम उन बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं। है ना? अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ होमवर्क टास्क की। तो वेबसाइट पर अपन आए, यार प्रोफाइल नहीं बनाई हो तो बना लेना यार। है ना? अपन माय कोर्सेज में आए, आपको अनुशासन दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो प्लेसमेंट इन 30 डेज वाले कोर्स में जाना है। इस कोर्स के अंदर आप जाओगे, एक बार मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। हम्म, तो प्लेसमेंट इन 30 डेज वाले कोर्स में जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपको अपन ने स्पीड मैथ्स परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया था। है ना? अब आप लॉगरिदम, HCF LCM डे वन बेसिकली पूरा कंप्लीट कर लोगे। क्या क्या करोगे? लॉगरिदम एंड HCF LCM। अच्छा, हर लाइव क्लास को एक बार दोबारा भी देखना है, 100% अंडरस्टैंडिंग के लिए 2x स्पीड में देखना है, वो तो रोज का होमवर्क रहता ही है। तो लॉगरिदम और HCF LCM भी आप साथ में निपटा दोगे। ये एक काम हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है, आज आप यहां पर जाओगे ना बेटा, अनुशासन सर्विसेज वाले कोर्स में, इसमें जाओगे, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशंस दिखेंगे। तो इसमें पहला सेशन है गजेंद्र सर वाला। तो ये 1 घंटे 13 मिनट का सेशन है, इसको देखना। ये थोड़ा सा मोटिवेशनल पंप देगा। गजेंद्र सर आपके जैसे Tier 3 कॉलेज में आज 19 साल का एक्सपीरियंस हो गया TCS में, TCS के सीनियर मोस्ट HR हैं। तो अगर आपका कभी TCS में सिलेक्शन होगा ना, तो गजेंद्र सर के अप्रूवल के बिना हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने लिटरली बताया है कि क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एज अ HR हम क्या देखते हैं कैंडिडेट के अंदर। तो दिस विल गिव यू अ गूज बम्प। सबसे पहले जाकर मैं तो कह रहा हूँ यही देख लेना। ठीक है, खाना खाते खाते देख लेना। तो ये तो एक होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क, आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज की हो, C++, जावा, पाइथन एज योर सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ कुछ लेक्चर्स डेली बेसिस पर निपटाते जाओ। तो उसका मैं होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज कुछ लोगों ने C++ करी होगी, कुछ लोगों ने जावा करी होगी, कुछ लोगों ने पाइथन करी होगी, तो इसलिए मैं होमवर्क उसका मैं बहुत ज़्यादा दे नहीं रहा हूँ, वो आप अपने हिसाब से डेली थोड़ा 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 करते जाओ।
ठीक है ना? ब्यूटीफुल। चलो भाई, ग्रेट। और जो जिन्होंने टीसीएस का कोर्स लिया है उनके लिए तो अभी फिलहाल मैं यही होमवर्क, कई कुछ लोगों ने सिर्फ टीसीएस का कोर्स लिया है, तो उनको तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आपको मैं डेली होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आप तो बस ये जो क्रैश कोर्स है ना फॉर क्विक टीसीएस प्रिपरेशन, 144 लेसन है, यानी इसका आधा कर दो, 70 के आसपास वीडियोस हैं। रोज 5-5 वीडियो का टारगेट बनाओ और 14-15 दिन में इसको कंप्लीट कर दो, या रोज 3 वीडियो का भी टारगेट बनाओगे तो लगभग 2 महीने में 70 वीडियोस कर दोगे, तो इनको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो, अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो भी आप लोग की क्वेरीज हों, कुछ मन में सवाल हो, तो वो आप लोग पूछिएगा, है ना? अभी Q&A हम 10-15 मिनट करेंगे। नेक्स्ट क्लास, अभी तो डेली क्लास होनी है ना, नेक्स्ट क्लास डेट इज टुमारो। शेड्यूल आप लोगों के पास है तो सही बेटा। सर मुझे अनुशासन में जाना है, आई एम इन लाइव बैच, स्किप कर लूँ क्या बेनिफिट होगा? अ, आप एक बार बेटा टीम से कांटेक्ट कर लो, मैं नंबर दे देता हूँ आपको टीम का, दीक्षा, टीम से कांटेक्ट कर लेना। कोड वीटा के क्वेश्चन कैसे समझे? देखो रोहन, इसमें मेरा बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने अपने सेकेंड या थर्ड ईयर से कॉम्पिटिटिव कोडिंग पर कमांड कर रहे हो, है ना, तो ही आपको कोड वीटा का एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि कोड वीटा में आती है बाप लेवल की कोडिंग, है ना? उससे अच्छा, कोड वीटा में कम से कम 3-4 लाख बच्चे पेपर देंगे, है ना? 3-4 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 2 लाख तो पेपर देते ही देते हैं। 2 लाख में से 1000-1500 के आसपास वैकेंसीज होती हैं, तो बहुत कम। और पैकेज क्या दे रहे हैं? वही 3.5 लाख, 7 लाख, 9 लाख। इससे आसान होता है टीसीएस एनक्यूटी क्लियर करना। तो इससे बेटर है कि आप टीसीएस एनक्यूटी की तैयारी कर लो। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब मेरी कोडिंग फाड़ लेवल की है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कोडविटा के सैंपल क्वेश्चंस देख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास शेड्यूल में नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अरे भाई पागल हो गए हो क्या? देखो ना, ये शेड्यूल दिखाता हूँ आपको। दिख रही है स्क्रीन? कौन सी शेयर कर दी यार मैं? 1 मिनट रुको। हाँ, यही वाली करनी है। ये देखो, 12 अगस्त को क्लास लगी है हमारी, 13 अगस्त को भी क्लास है, 14 अगस्त को भी क्लास है, डेली क्लासेस लग रही हैं अभी तो। ठीक है। हाँ, 15 अगस्त को वो रहता है, इंडिपेंडेंस डे रहता है, तो उस दिन नहीं रखी। बट अगेन मेरा मन है, अगर मेरा मन करेगा तो मैं रख दूंगा, क्योंकि 16 अगस्त को 2 क्लासेस है, तो हम ऐसा कर लेंगे कि 15 को गाइडेंस Q&A रख दिया, 16 को ऑपरेटर एक्सप्रेशन पढ़ लिए, मे बी वो मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। ग्रुप पर ज्वाइंट रहना, ग्रुप पर अपडेट मिलती जाएगी, है ना? सर मेंटर का कांटेक्ट नंबर कहाँ मिलेगा? अगर आपने अनुशासन कोर्स लिया है तो आप व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप पर मेंटर का मैसेज आया होगा, अननोन नंबर से चेक करो। सर टेस्ट जो देख रहे हैं 30 डेज क्रैश कोर्स में, वो कब करना चाहिए? हर लेक्चर के बाद ही एंड में, क्योंकि उसके क्वेश्चन मुश्किल से। वो बेटा आप क्रैश कोर्स देख करके नहीं सॉल्व कर पाओगे पीयूष। एप्टीट्यूड का जब कंप्लीट, जो कंप्लीट वाला कोर्स है ना, उसको कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद टेस्ट के क्वेश्चन बनने लगेंगे। सर डेली नोट्स कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं यार? एक बार ओरिएंटेशन क्लास देखना मनीषा, उसमें मैंने सब समझाया है ना? मैं एक काम करूंगा, ओरिएंटेशन क्लास की डाउनलोडेबल लिंक मैं भेज दूंगा सभी ग्रुप्स में, तो एक बार उसको देख लेना यार, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। बाकी फिर भी चलो, पूछा है एक बार तो बता देता हूँ। आप आप अनुशासन बंडल में आएंगे, यहाँ पर आपको प्लेसमेंट लाइव क्लास दिखेगी, है ना? इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो, ये 13 अगस्त और 12 अगस्त की क्लास है ना, इन्हीं के नीचे मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा, अभी आज ही अपलोड कर दूंगा। जैसे यहाँ पे पिछले बैच की क्लासेस के नीचे नोट्स डले हुए ना, ये देखो, नोट्स नोट्स, ऐसे ही इन दोनों क्लासेस के नीचे मैं नोट्स डाल दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। सर आपके जावा का रिकॉर्डेड कोर्स टीसीएस डिजिटल प्राइम के लिए सफिशिएंट है? देखो भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स में हमने लैंग्वेज पढ़ा रखी है, उसके नीचे आपको एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कोर्स दिया हुआ है।
आप उसको करो, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करा रखी है, और एट द सेम टाइम साथ में जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग आप गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड वगैरह कहीं से करते आ रहे हो तो वो भी आप करते रहो। टीसीएस 2026 ऑफ कैंपस एग्जाम मार्च के महीने में बेटा। सर जावा के नोट्स भी डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, बेटा रिकॉर्डेड कंटेंट के मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मैं इंकरेज करता हूँ कि बच्चे खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि वैलिडिटी के बाद कोर्स तो चला जाएगा आपके पास, पर आपके खुद के बनाए नोट्स रहेंगे। कोडिंग क्वेश्चन बस ये बता दो कौन कौन से करने चाहिए, डेली 5 क्वेश्चन दे दो। अंशुल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यार, इस पर कल बताया भी था। आप यहाँ पर आना, आपको एक कोर्स दिखेगा कॉम्पिटिटिव कोडिंग नाम से, ठीक है, इस पर क्लिक करना। आपको यहाँ देखो बेसिक कोडिंग में आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको टोटल 29 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंटरमीडिएट में कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको टोटल 29 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 58 कोडिंग क्वेश्चंस पहले ये कर लो। जब एक बार ये कर लो तो मुझे बता देना कि सर ये कर लिए मैंने, तो उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, ठीक है। बाकी अगेन दूसरा एक ये कर लिए, इसके बाद आगे का भी मैं बता ही देता हूँ। देखो गीक्स फॉर गीक्स पे आना, ठीक है, क्लिक करना, प्लेसमेंट पे क्लिक करना, यहाँ पर प्रैक्टिस पे जाना, प्रैक्टिस कोडिंग प्रॉब्लम्स पे जाना, ठीक है। अब इस पे जाओगे तो यहाँ पर डिफिकल्टी दिखेगी नीचे, इजी पे सेट करना है इसको। इजी पे जब आप सेट करोगे फिर आप डिफिकल्टी टैब पर जाना, इजी हटाना, बेसिक पे सिलेक्ट करना, ठीक है। जैसे ही बेसिक पे सिलेक्ट करोगे 765 प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सारी प्रॉब्लम्स अपने को नहीं सॉल्व करना है, अपन को वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो मल्टीपल कंपनीज में पूछी। जैसे ये प्रॉब्लम देखो 4 कंपनी में पूछी है, ये वाली प्रॉब्लम देखो 3 कंपनी में पूछी है, ये वाली प्रॉब्लम देखो 3 कंपनी में पूछी है, ये वाली प्रॉब्लम देखो 4 कंपनी में पूछी है ना, ये प्रॉब्लम देखो 4 कंपनी में। तो आप 5 प्रॉब्लम पूछ रहे हो, लो ये पहली क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, ये 5 कर लो। मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे बताने का क्यों वेट कर रहे हो। सेल्फ स्टडी नाम की भी तो एक चीज होती है ना जो करना ही चाहिए आपको। सर जावा के कितने वीडियोस देखे रिकॉर्डेड, पूरे देखो, पूरा कोर्स कंप्लीट करो, आधा कंप्लीट करके। मुझे कभी कभी डाउट होता है कि तुम लोग ह्यूमन हो या एआई बोट हो, मतलब मजाक करते हो क्या मेरे साथ। जावा के कितने वीडियोस देखे भाई, या तो तुम देखोगे नहीं, या देखोगे तो पूरा खत्म करोगे ना भाई। आधी जावा पढ़ के, मतलब कभी कोई इंटरव्यूअर पूछे जावा का कोई क्वेश्चन पूछे, सर आई नो ओनली फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, यू वांट टू आस्क आस्क, नॉट आस्क नॉट आस्क, भगा देंगे तुम्हें। अगर तुमने लिखा है अगर अपने रिज्यूमे में जावा, इट मीन्स यू नो जावा, इट मीन्स दे विल आस्क जावा, इट मीन्स यू हैव टू आंसर जावा, है ना। सर कंपनी स्पेसिफिक कोर्स पूरा 100% कंप्लीट कर लें तो हो जाएगा ना ऑन कैंपस, बिल्कुल हो जाएगा। आपका होमवर्क करना वो तो सबसे पहले जरूरी है, तो 4 घंटे क्लास और होमवर्क को दो, बचे हुए 4 घंटे कंपनी स्पेसिफिक कोर्स करो आदर्श। सर मैंने रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश वाली लेक्चर सब छोड़ दी है ड्यू टू सेमेस्टर एग्जाम। नवाजुद्दीन, सॉरी निजामुद्दीन, आप मेरे को एक चीज बताओ, इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाने में मेरे को 3 महीने लगे थे, तुम्हारे 3 महीने तक सेमेस्टर चले थे क्या। अब फिर भी चलो छोड़ दिया है, तो अभी छोड़ो उसको, नेक्स्ट साइकिल में कंप्लीट करेंगे, अभी सिर्फ कोडिंग पर फोकस करो। सर टीसीएस एनक्यूटी में स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हाँ कभी कभी आते हैं। भैया 16 अगस्त को कैपजेमिनी आ रही है, एज पर न्यू रोल कम्युनिकेशन राउंड ऐड किया है जिसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड असेसमेंट एंड एलिमिनेशन होगा, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बताइए। देखिए कैपजेमिनी, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, इन सबके कम्युनिकेशन राउंड ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो अगर आप कैपजेमिनी के कोर्स में आओगे तो एक बार देख लेते हैं इसमें कम्युनिकेशन राउंड प्रेजेंट है क्या। ये देखो लास्ट में स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट प्रेजेंट है, ये इसको देख लेना पूरी डेमो वीडियो को, आपको एक आइडिया मिल जाएगा इससे। लास्ट में आना है स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट प्रेजेंट है, इसको पूरा देख लेना, ठीक है। ओके, चलो। साइकत बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डेली आपको ग्रुप में अपडेट मिलती रहेगी जो भी है, वट एवर द अपडेट इज आई विल कीप ऑन अपडेटिंग इन द ग्रुप। तो आप अपना ग्रुप जो है वो चेक करते रहें, दैट्स इंपॉर्टेंट। सर ट्राई करना है, कोड बीटा में मेरी कमांड भी अच्छी खासी है, बट क्वेश्चन जो बहुत लॉन्ग होते हैं। रोहन स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, वो गीक्स फॉर गीक्स पे जाना,
बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही बेसिक है, मुझसे बन रहे हैं, तो इजी पे स्विच कर जाना, है ना, और नहीं तो मॉडरेट पे स्विच कर जाना। शेड्यूल का पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। ग्रुप में मेरे को दो चीज़ डालनी है, ओरिएंटेशन सेशन की वीडियो डाल दूंगा और पीडीएफ भी डाल दूंगा। बाकी पीडीएफ डाउनलोड मत करो क्योंकि शेड्यूल चेंज होता रहता है। तो जो मैं लिंक दूंगा ना शेड्यूल की, उसको रखना अपने पास, उस लिंक को बुकमार्क करके रखना, जब भी शेड्यूल देखना उस लिंक पर क्लिक कर देना। मैं ग्रुप्स में डाल दूंगा, डोंट वरी। बाकी चलो लो, ये लिंक है ना, प्लीज इसको आप लोग टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको प्लीज डाल दो। सर सीएस फंडामेंटल्स कब देखना है बताऊंगा वरद, अभी नहीं देखना। सर होमवर्क क्या था वापस बता दो। अनिल नहीं बताता मैं वापस होमवर्क कभी भी, मेरी पॉलिसी है। मेरे को पंडित जी ने मना किया है कि बोला दोबारा आप अगर होमवर्क बताओगे तो ऑफिस से घर जाते समय एक्सीडेंट होने के चांस है ना। तो मैं दोबारा नहीं बताता हूँ। ये जो लाइव क्लास है ये थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, तो एंड में देख लेना होमवर्क। सर गजेंद्र सर वाली टीसीएस वीडियो कहाँ मिलेगी? ये लाइव की रिकॉर्डिंग देखना आपको सब। पहली बार में तुम लोग सुनते नहीं हो कि नशेड़ी वशेड़ी हो क्या यार? अगर हो तो मुझे ब्रांड कमेंट करो प्राइवेट मैसेज में, उच्च क्वालिटी का नशा हो रहा है भाई, कहाँ से हो रहा है? अटेंडेंस लिंक सेंड कर दो, ये देखो भाई। पीके मूवी देखी है तुम लोगों ने? मुझे कभी कभी लगता है कि वो तुम लोग पीके ही हो भाई। अटेंडेंस लिंक दोबारा नहीं सेंड होगी भाई, एक ही बार होती है, कर दी, मार्क कर पाए हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पहली बार और आखिरी बार दोबारा कर रहा हूँ, नहीं तो दोबारा नहीं सेंड करूंगा, देख लो अभी। सर कोर्स बंडल का डीएसए एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग इन सूडो कोड के कोर्स का क्या डिफरेंस है? जो डीएसए वाला कोर्स है उसमें थ्योरेटिकल डीएसए पढ़ाई हुई है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कराए हुए हैं और बेसिक एल्गोरिदम्स बताई हुई हैं कोडिंग से रिलेटेड। और कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाले कोर्स में पूरे क्वेश्चंस कराएं। सूडो कोड इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जहां पर एक कोडिंग स्निपेट दिया रहता है और आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना होता है। तो एक बार जब आप कोर्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सर कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स को भी सी में कैरी ऑन करें या दूसरी लैंग्वेज? आपकी इच्छा है सनी। मैं तो कह रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी अपन को। तो अगर आपको लग रहा है तो सीख लो, या तो सी में कर लो, आपका कॉल है। भैया टीसीएस के फुल मॉक देना शुरू करूँ, क्या अप्रोच होना चाहिए? पहले मॉक में 43 आए हैं 85 में से, जो कि काफ़ी कम है ना। तो अगेन अभी फुल मॉक मत दो, पहले टीसीएस का कोर्स कंप्लीट करो, पहले कोर्स कंप्लीट करते हैं फिर मॉक टेस्ट देते हैं ना। मॉक टेस्ट कौन देता है? जो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। तो पहले कोर्स कंप्लीट करो फिर मॉक टेस्ट दो। आई हैव completed जावा, नाउ आई शुड कंटिन्यू गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड और कॉम्पिटिटिव, विच वन? सर इट विल बी ग्रेटफुल इफ यू टीच डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न। देखो रोहित, इसमें मैं क्लियर कट आपको बताता हूँ। एप्टीट्यूड में कॉन्सेप्ट सिखाए जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई जा सकती है, लेकिन आपको एप्टीट्यूड का मास्टर बनना है ना। तो मैं 12 घंटे आपको दिन भर बैठ के भी पढ़ाऊंगा ना, तो भी आप अच्छा एप्टीट्यूड नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर आप 12 घंटे खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप बेहतर एप्टीट्यूड सीख पाओगे। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं एक फैकल्टी रखना और 12 12 घंटे की आपके लिए क्लासेस लगाना। लेकिन कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया सर क्लास में तो सब बन जाता है, क्लास के बाहर पता नहीं क्यों बत्ती गुल हो जाती है। तो एग्जाम भी तो बेटा तुम्हें क्लास के बाहर ही देना है ना। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ हाइब्रिड कोर्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। तो जितना इंपॉर्टेंट 2 घंटे 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ देना है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम बाकी बचे हुए 22 23 घंटे में क्या कर रहे हो। रियल सिलेक्शन तुम्हारा वहां से होगा। अब आपका जो सवाल था सर गीक्स फॉर गीक्स लीड कोड कंटिन्यू करूं या कॉम्पिटिटिव, मैं कह रहा हूं जो मेरे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स है पहले उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद गीक्स फॉर गीक्स पे जंप करना। सर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट कैसे डेवलप करें? प्रॉब्लम सॉल्व करके। सर एनक्यूटी में फाउंडेशन सेक्शन और कोडिंग सेक्शन ऑप्शनल होता है? कोडिंग सेक्शन ऑप्शनल होता है, फाउंडेशन सेक्शन ऑप्शनल नहीं होता। सर कोडिंग का कुछ नहीं आता, प्लीज बता दीजिए कहाँ से स्टार्ट करूं। चुल्लू भर पानी है किसी के पास? भाई मैं क्लासेस ले तो रहा हूँ धीरे, तुम लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है? तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। तुम कोई भी चीज शुरू करते हो और 2 दिन बाद, तुम्हारे पिताजी नौकरी करने कहीं जाते हैं, बिजनेस करते हैं, इमेजिन उनने 2 दिन मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो घर पे बैठ रहा हूँ।
शरीर में कपड़ा नहीं होता, नंगे घूम रहे होते कहीं पे अभी। बात समझ रहे हो? तो गेम कंसिस्टेंसी का होता है, दूसरे दिन में सब कुछ नहीं बनेगा, थोड़ा सा वेट करो आदित्य। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओ। एक बार पता क्या हुआ था, एक क्यूएनए में मैंने शर्त रखी कि जो भी सवाल मेरे से पूछेगा उसका जवाब देने से पहले मैं उसकी लर्निंग एनालिटिक्स सबके सामने डिस्प्ले करूंगा। उस दिन किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। बेटा मैं दाढ़ी बढ़ा के कोई बाबा जी बन जाऊं क्या कि मैं प्रवचन दूं और तुम लोग बिल्कुल। मेरी मम्मी जाती थी मंदिर में प्रवचन सुनने, फिर उसके आके घर पे आके मेरे को खूब डांटती थी क्योंकि मैं उनको सोया हुआ मिलता था, तो खूब मेरी कुटाई करती थी, डांटती थी। तो मैं कहता था तुम्हारे सारे प्रवचन वेस्ट हो गए, अगर तुमने मतलब तुमने अगर क्रोध जता दिया तो प्रवचन बेकार हो गए, है ना? तो ऐसे ही मैं जो बोल रहा हूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो मैं करा रहा हूँ, जो मैंने कंटेंट दिया है उससे फर्क पड़ेगा। आपकी लर्निंग एनालिटिक्स इंप्रूव होना चाहिए, कोर्स आपको कंप्लीट करना है, उससे प्लेसमेंट होगा। मेरे रोड मैप से कुछ नहीं होने वाला, मेरे कंटेंट से होगा प्लेसमेंट। नेटवर्क इंजीनियर कैपजेमिनाई का रिज्यूमे में एक्स्ट्रा क्या ऐड करूँ? व्हाट टू लर्न इन 2-3 वीक्स बिफोर इंटरव्यू? अनीश, मुझसे बेटर ये चीज एआई मेंटर बता देगा यार, आप एक बार उससे पूछ लो। और वो जो बताए फिर मुझे बताना, अगर उसमें मैं अपना कुछ इनपुट ऐड कर सकता हूँ तो कर लूंगा। सर पुणे यूनिवर्सिटी वालों की इन सेमेस्टर एग्जाम है, तो 4-5 दिन की लाइव क्लास रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्या दिक्कत है? सर आप सी सिखा रहे हो, मैं साथ ही जावा भी स्टार्ट कर दूं? हाँ बिल्कुल। अदर देन टीसीएस और कौन सी कंपनी ऑफ कैंपस आएगी और कब आएगी? देखो इस पर कुछ भी पता नहीं होता मुस्कान, सरप्राइज देती है कंपनी। 10 या 15 दिन पहले पता चलता है, टीसीएस का भी 10 या 15 दिन पहले पता चलेगा। तो मैं कहता हूँ आप तो जो मैं होमवर्क देता जा रहा हूँ बस उतना रोज करते रहो, अपने आप सारी कंपनीज के लिए तैयार हो जाओगे। भैया फिर आपका लाइव कोडिंग के साथ कॉम्पिटिटिव कोडिंग इन सूडो कोड का कोर्स भी कंटिन्यू रखता हूँ। मॉर्निंग आफ्टरनून पे फुल एप्टीट्यूड कर रहा हूँ। बढ़िया सौम्यदीप्ता, करते रहो, बस रिवीजन भी साथ में करते रहो। टीसीएस इंटरव्यू रिजल्ट का कोई अपडेट हो तो गए? सारा रिजल्ट आ गया, जिसका नहीं आया उसका तो अभी चांसेस बहुत कम है। इस 60% क्राइटेरिया फॉर टीसीएस एनक्यूटी? यस। अक्टूबर में कंपनी आ रही है, एक बार बता दो कौन सा रिकॉर्डेड देखूं जिससे कोई भी ऑन कैंपस हो जाए भैया। प्लेसमेंट इन 30 डेज तो पहले कंप्लीट करो, उसके बाद बोलना कि सर इतना कर लिया, आगे बताओ क्या करना है। पाइथन हो जाएगी सर, अगर सी कर लें तो सी का पाइथन से कोई लेना देना नहीं, वो आप अभी भी शुरू कर सकते हो, है ना? टाइम देख लो सर जी। बेटा क्यूएनए कंपलसरी नहीं होता, अटेंडेंस इज लाइक प्रसाद मिल गया, अब मंदिर में तुम्हें बैठना है निकलना है तुम्हारे ऊपर है। तो अगर ऐसा है कि मेरे को सर नहीं ज़रूरत है तो ठीक है, छोड़ सकते हो। टीसीएस इंटरव्यू का रिजल्ट बेटा ईमेल पर ही आता है, नहीं चेक करने का और कोई तरीका नहीं सर। आई नो एसक्यूएल कॉन्सेप्ट बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस आई कांट सॉल्व क्वेश्चन, आई हैव थ्योरेटिकल नॉलेज। एक बार हमारा एसक्यूएल का कोर्स देख लेना साक्षी। सर एक कोडिंग क्वेश्चन के साथ भी डिजिटल प्राइम, डिजिटल मिल सकता है, प्राइम नहीं सर। और कोडिंग के साथ एप्टीट्यूड में भी अच्छा करना पड़ेगा शांतनु। सर रेज्यूमे में टेम्पलेट यूज करना इम्पोर्टेंट है या सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए, कौन सा एटीएस फ्रेंडली? एटीएस का आपके फॉर्मेट से कोई लेना देना नहीं होता। एटीएस जो है वो कीवर्ड पे वर्क करता है, आपके रिज्यूमे में सर्टेन कीवर्ड्स होने चाहिए, वो हैं तो अच्छा एटीएस निकल के आता है। सर सी लैंग्वेज के साथ जावा करें या पाइथन, कौन सा बेटर होगा? सिक्का उछालो, हेड साइड तो जावा, टेल साइड तो पाइथन, दोनों अपनी जगह बढ़िया है ना? इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें? इंग्लिश में बात करके ही होगी, और कोई तरीका नहीं है उसका। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आज आप लोग संतुष्ट सेटिस्फाइड हो गए, काफी लंबा हमने क्यूएनए किया, है ना? चलिए जी, ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं कल।